अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही शानदार नया नावल और बहुत ही मज़े का ये नावल है। प्लीज़ मेरे नावल और स्टोरीज को पढ़ के आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे मुझे आपके प्यार का पता चलता है। आपका प्यार ही मेरी हिम्मत और हौसला है। ये रूए जमीन पर मौजूद कई जी रूह का मसला है। तुमने अक्सर ये जुमले अंदर को धनसी उदास आंखों, कांपते होठों, उंगलियां चरखाते हाथों को कहते सुना होगा। न जाने क्यों दिल बोझल सा रहता है। सुनो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो और एक गहरी उदासी कांधों पर बोझ डाले जाती हो? क्या तुम्हारा दिल भी किसी छोटे पिंजरे में अपने बड़े परों के साथ फड़फड़ाता है? क्या कभी तुम भी सबके ध्यान में रहकर भी खुद को तन्हा महसूस करते हो? तुम में से कई सर को झटकते हैं, कई तो मुस्कुराते हैं, कई नजरें झुकाकर लौट जाते हैं। मायूसी कुफ्र है और तुम एक बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जो हरदम रोते हो, मगर ऐसा नहीं है। उदासी मायूसी नहीं है, ये तो फकत एहसास की गोद में पलते रहने से उमड़ आया करती है। ये जो उदासी और दबेज खामोशी के पीछे छुपी बेचैन रूहें हैं, ये मुंतखब करदा है, ये खुदा ने चुन ली हैं। इनके दिल और आंखें वो देखती हैं जो तुमको दिखाई नहीं देता। ये जबानों पर कफल लगाकर भी बोलते हैं, अपने लफ्ज एहसास के पलड़े में तोलते हैं। ये किसी और दुनिया के बासी हैं जो यहाँ तुम्हारी दुनिया में आ निकले और अब हर जा एहसास बांटते फिरते हैं। कभी कभी तो वो खुद तक इससे एहतसाब लेने लगता था। दिन रात एक बेचैनी सी थी जो उसके अंदर पनपती जा रही थी। ये बात उसे मालूम थी कि उस शादी से पहले तक उसका जो सुकून है वो गारत होना तय था। ये लड़की उसके साथ पर बोझ थी। वो उसकी अमान से तो मुमकिन ना था, मगर अपने और उसके बीच की तलखी से नाला था। वो समझता था ये सब मोहब्बत का खौफनाक पहलू है। कहते हैं अमान में प्यार शामिल हो तो दो तरफा भला होता है, पर अमान में बेख्तियारी वाली मोहब्बत शामिल हो जाए तो सुकून तबाह होने लगता है। वो मुझे समझती नहीं और मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा। वो समझती है, मैं उसका जरा नहीं। मैं जानता हूँ मैं उसके सिवा किसी का नहीं। मैं ये बेचैनी ऐप से कह रहा हूँ, मेरे जज्बों की सदाकत को पामाल करेगी तो उस पर ये कभी मत खुलने दीजिएगा। वो मुझे किसी और का तो समझती है तो समझने दे। मोहब्बत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझसे मेरी रही सही जिंदगी छिन गई। मेरा वो करार जा रहा है जो मुझे मजबूत बनाए हुए था। मैं क्या करूं? रान की खुशबू ने हमान को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, मगर वो थकन से चूर और इस शहर को दिन में बदलने वाले रब के आगे अर्जी लिए हाजिर था। किस कश्मकश में हो अजीज बच्चे? बाबा के मुंह तसल्ली देते अल्फाज और कंधे पर रखी जी ढारस पर हमान बेताब सा मुड़ा। जहाँ अलीम बाबा उसके चेहरे का इंतशार एक लम्हे में पड़ गए। मोहब्बत से निजात की गुजारिश कर रहा हूँ। मैं ख्वामखा उसके रवैये से हर्ट हो रहा हूँ। हमान की मुरझाई सूरत पर हर होश शुबाई दर्ज होने के बावजूद थकन थी। अलीम बाबा ने मीठी सी मुस्कान के संग हमान का चौड़ा सीना थपकाया और मुस्कुराए। क्या कहती है? बाबा का अंदाज दोस्ताना था। कहती है, यूज हुई शय उसका मुकद्दर नहीं बन सकती। मुझे तो इन बातों से गुस्सा आना चाहिए, मगर मेरा दिल अजीब से कर्ब में मुब्तला है। हमान के लहजे का उतार चढ़ाव जालिम था और अलीम बाबा भी कुछ उदास हुए। वो तुम्हारे और बा के रिश्ते से लाइन है। जब जान लेगी तो अपने रवैये को भी बदलेगी। अभी से इतना मत सोचो। अलीम बाबा का शफीक और अंदाज हमान को नॉर्मल कर तो गया, मगर हमान के माथे पर तनाव से लकीरें उमड़ आईं। नहीं, वो ये कभी नहीं जान पाएगी, यही उसकी सजा है। मैं ये तकलीफ सह सकता हूँ, इतनी हिम्मत है मुझ में, लेकिन मेरे अंदर की अना मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपने और अलबा के अनमोल रिश्ते की हकीकत उस सतही सोच रखने वाली बेहिस लड़की के सामने खोलूं। हमान के लहजे में वक्ती तलखी सिमटी और बाबा बाकायदा परेशानी से हैरान लगे। वो तुम्हारी बीवी है, हक रखती है तुम्हारे मुतालिक हर शय को जानने का। ये बात और किसी के लिए जानना, अहम हो या ना हो, एमल के लिए जरूरी है। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़ता है। दो तरफा अना तलखी को मजीद बढ़ा देगी। वो भले बेहिस लगती है, मगर मेरा दिल कहता है इस बेहिस दिल में तुम्हारे लिए अलबा से भी कई गुना शदीद मोहब्बत वो मेरा रब मेरा अल्लाह डालेगा। अलीम बाबा ने हमान की गाल थपकाते हुए उसे एक बार फिर रोशन पहलू दिखाया और हमान के असा पर मजीद बोझ हावी हुआ। मैं पहल नहीं कर सकता बाबा। हमान रुख फेरे बेबस लगा। अच्छा मत सोचो, इतना पुरसुकून हो जाओ, अल्लाह पर छोड़ दो। जिस रब्बे कायनात ने तुम दो की जिंदगी जोड़ी, वो दो दिल भी जोड़ देने की ताकत रखता है। मोहब्बत की मोहब्बत बनना फितरी ख्वाहिश है हमान, और यही ख्वाहिश तुम्हें बेचैन कर रही है। अलीम बाबा हमान को सबसे ज्यादा समझते थे और आज भी वो हमान की उलझन का सिरा बहुत खूब ढूंढ लाए थे। अच्छा चलो जाओ, रेडी हो जाओ, यूं नहीं जाना होगा। मैं भी नाश्ते का इंतजाम करूं। अलीम बाबा मुस्कुराकर अंदर बढ़े, मगर हमान के चेहरे की सख्ती में जरा भी कमी न आई। वो कमरे में गया तो एमल फ्रेश होने वॉशरूम में घुसी थी। हमान भी अपना हैंग किया हुआ सूट निकाल कर सोफे पर रखता फोन लिए बेड पर नींद दराज हो गया। उसका इरादा अकबर भाई को कॉल करने का था, मगर फिर कॉल के बजाय मैसेज कर दिया। कुछ देर में ही अकबर का सब ठीक वाला मैसेज आया तो हमान को कुछ तसल्ली सी हुई। एमल के लिए वो इस मामले में भी थोड़ा फिक्रमंद था। दरवाजा ओपन होने की आहट भी हमान को ख्यालात से बाहर न ला सकी। एमन जो लेमन टॉप
और व्हाइट पैंट में अपने ड्राई किए बाल लहराती बाहें निकली तो वहीं थम गई। हमान को इतनी गहरी सोच में डूबा देखकर एमल ने भी ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने स्ट्रेट बालों को ब्रश किए, आगे से पिन अप से किए और ड्रा से अपनी डायमंड पेंडेंट निकाल कर पहनने लगी, मगर उस हुक बहुत छोटी थी और एमल से बंद ना हो पाया। मुझे हराने और जेर करने की मंसूबाबंदी से फुर्सत मिल गई हो तो मेरी हेल्प कर दो गेंडे, ये बंद नहीं हो रहा। एमल की सड़ी सी बात पर हमान चूम कर ख्यालात से बाहर निकला तो नजर मोहतरमा पर गई, जो बरहमी से उछड़ती निगाहों से घूरे झुंझलाती हुई बैंडेड बंद करने की नाकाम कोशिश में मुब्तला थी। ओके, हमान ने संजीदा से अंदाज में अपनी शर्ट ठीक किए उठते हुए एमल तक फासला तय किया, जो उसके संजीदा चेहरे को बड़ी जांचती निगाहों से खोज रही थी। आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमल ने बैंडेड उसे थमाते हुए अपनी गर्दन से बाल उठाकर ऊंचे किए, हदायत की जिस पर हमान रोबोट से अंदाज में अपनी बाजों को हार बनाते अंदाज में उसकी गर्दन में बैंडेड पहनाता एमल की आईने में दिखाई देती आंखों में देखने लगा, जो पुरस्रार थी। क्या सोच रहे हो? बड़े चुप और शरीफ बने हो, खैर है? एमल उसके अंदाज में कोई खुमारी न पाकर जल भुन गई और तभी मुंह बसोरे उसके पैंडेट बंद करते हुए इस्तफसार किए मुड़ी, तो क्या मेरी शराफत पर भी एतराज है तुम्हें? हमान उसके रूबरू होने पर उसकी आंखों में झांकना दरियाफ्त कर रहा था, और वो तो चाहती थी कि ये इंसान उस पर जबरदस्ती हक जताए और वो उसे झाड़े। अगर कहूँ कि एतराज है तो एमल का एतराज चैलेंजिंग सा था। हमान को इस जवाब की तवक्को न थी, तो मैं कहूँगा ये बेजा एतराज है, हमान कहकर मुड़ जाना चाहता था, मगर एमल उसकी राह में जिद्दीपन से हायल हुई, जो होना नहीं चाहती थी। अलबा को कितनी बार हक किया तुमने? कितनी बार शोहर की तरह छुआ और कितनी बार? एमल के ऐसे नाकाबिले बर्दाश्त सवाल पर हमान की खूंखार घूरी एमल की जुबान रोक चुकी थी। क्या बकवास सवाल है ये, अपनी हद में रहो। हमान को एमल का ये अजीब सा इंसल्टिंग अंदाज जहर लगा। तभी वो भड़क उठा और एमल उसे आग लगाकर खासी पुरसकून लगी। ओह, लगता है कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछ लिया। भाई, तादाद तो याद ही कहाँ होगी तुम्हें? अनकाउंटेबल, मैं जानती हूँ। मैंने कहा था हमारी लड़ाई में अलबा नहीं आएगी, मगर ये सवाल मैंने लड़ाई में नहीं, बस हमदर्दी में पूछ लिया। मिस तो करते होगे उसे। एमल की जलन साफ जाहिर थी, मगर हमान को अभी ये समझना मुश्किल था कि ये लड़की उससे हमदर्दी कर रही है या उसे मजीद कर्ब में झोंक रही है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, हमान ने तंबीही अंदाज में सख्त अताब के संग एमल को कहा और मुड़ा, मगर एमल जैसी लड़की उसके सुकून की दुश्मन थी तो कैसे बख्श देती। अरे सुनो तो जज्बाती इंसान, मैं तो तुम्हारे लिए सैड फील कर रही थी, तभी कहा। आखिर को बड़ा जज्बाती रिश्ता था तुम दोनों का, तो जज्बात तो खोल खोल कर वारे होंगे तुमने भी इस बेचारी पर। मैंने सुना है उसे हड्डियों का कैंसर था। आई विश कि तुम्हारी मोहब्बत ही उसे बचा लेती। एमल खुद नहीं जानती थी वो क्या कर रही है, मगर अब हमान गुस्से के बजाय एमल के हर अंदाज पर गौर कर रहा था जो उसे सदमा पहुंचा रहे थे। एमल का हाथ हमान की कलाई के गिर्द था और निगाहें हमान के पत्थराए चेहरे पर। एमल, जिस बात का तुम्हें इदराक नहीं, उसमें अपनी टांग मत घुसाओ। मैंने किससे मोहब्बत की, किस पर जज्बात लुटाए, ये मेरा जाती मामला है, और बकौल तुम्हारे, तुम मेरी जात की रसाई के किसी महवर में रत्ती बराबर शामिल नहीं। तो ऐसी लड़की को मैं ये सब क्यों क्लियर करूं, क्यों बताऊं? हमान के लहजे की यास ने एमल के तन मन में झुलसाव सा बर्पा किया और वो हमान के ऐसे रवैये पर दिल से सुलगती गई। वो भी तो जालिम उसके चेहरे के रूबरू अपनी आखिर खतरनाक आंखें लाए भरम सा फट पड़ा था। नो, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, ना मुझे कुछ जानना है, और सच कहा मैं तुम्हारी जात के इस फालतू महवर में आना पसंद भी नहीं करती। अहमद खुद ही बात को बदलकर कमाल तेवर चेहरे पर चमकाए मुंह फेरते ही आंखें चुरा गई, और हमान ने आज अहमद की बौखलाहट का जायजा बड़ी तफसीली लिया। जलन ही सही, मगर हमान के कुछ देर पहले की बरहमी और उदासी कदरे हट गई थी। तभी वो थोड़ा बेहतर हुए फ्रेश होने चला गया। उसके जाते ही एमन ने खुद को लंबा सा कोसा। अपने इरादों को टूटते जुड़ते तसलसल ने आज एमन को भी हल्कानों परेशान कर दिया था। लानत हो तुम सब पर, कुत्तों हरामियों, कहा भी था गलती की गुंजाइश नहीं है। कुछ भी करो, इसको मरवाओ। नूर के बाद एक और सबूत इस अकबर के हाथ नहीं लगना चाहिए। अफसर रोंगी की फलक शगाफ थार पर फोन के पार उसका आदमी भी कपकपा उठा था। निशाना चूक जाने की खबर ने अफसल रोंगी को तो पागल किया था, मगर अपने आदमी के अकबर के शिकंजे में फंसने की खबर तो उसके जिस्म का लहू निचोड़ कर रह गई। सरकार, अकबर को शायद पहले ही शुबा था, तभी उसने अपने घर मुकम्मल सिक्योरिटी करवा रखी थी। मैंने ठीक नूर पर निशाना बांधा था, मगर न जाने कैसे खता होकर उसकी बाजू पर जा लगा। वो लोग हमारी सोच से ज्यादा शातिर हैं। अफसल रोंगी का आदमी खौफ से सहमा हुआ बोलने की जिसारत तो कर गया, मगर अफसल का बस चलता तो फोन पर इन निकम्मों को जमीन में गाड़ देता। तुम तो सब नमक हराम इकट्ठे करने का क्या फायदा हुआ मुझे? मैं कुछ नहीं जानता। वो लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
मुझे ये हार कबूल नहीं। अफसल रोंगी ने दिल बर्दाश्ता हुए जहर खान लहजे में पेवस्त हुए बेकरारी से बालों में उंगलियां फेरी, मगर वो वही पत्थर हुआ जब उसके सामने रशीद ढोसला अपने 10-20 आदमियों के साथ अपनी मूंछों को ताव देता आता दिखाई दिया। अफसल रोंगी का हलक तक खुश्क हुआ और उसकी आंखों में खौफ की लहर पूरी कुव्वत से बेदार हुई। एक जमाना था कि रशीद ढोसला तुझ पर आंख बंद करके भी यकीन कर लिया करता था, मगर अब तूने मेरे काम बिगाड़ने के सिवा कुछ नहीं किया। वो लड़की बच गई, कहाँ गई तेरी ताकत, तेरा नकाब शिकस्त होना। रशीद ढोसला की आंखों में मुसलसल मिलती नाकामी पर गजबनाक हकारत थी और रशीद ढोसला के आदमियों ने अफसल पर गन तानी थी। तभी वो डरा सा कुछ बोलने को मुनमुनाने आगे बढ़ा, मगर रशीद ढोसला की धार पर उसके सारे अल्फाज ही हलक से अंदर दब गए। अकबर है इसकी वजह, साईं एक मौका दे दे, मैं उस लड़की को मार के दम लूंगा। अफसल रोंगी ने मिन्नत समाजत के अंदाज में दरख्वास्त करके रशीद का पारा मजीद गरमा दिया। तुझसे अब मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं, नकारा है तू अफसले। वो अकबर हमजी से शातिर और चालाक लोगों से मुकाबला करने आ गया और जीतता भी जा रहा है, और हम यहाँ हाथों में चूड़ियां डालकर बैठे हैं। तेरे लिए गैरत का मुकाम है। रशीद हौसला के लहजे की तहजीब वो सह रहा था, क्योंकि वो जानता था इस पर रशीद का हाथ ना होता तो न जाने कितनी बार फांसी लग चुका होता। एक मौका दे दे, इल्तिजा है मेरी। अफसल लोंगी का गिड़गिड़ाना रशीद को भी लुत्फ दे रहा था। वैसे भी अभी वो अगर अफसल को मार देता तो नए थानेदार ने वैसे ही आकर नाक में दम कर देना था, और जब तक इस थानेदार को भी रशीद खरीदता तो इसमें बहुत वक्त लग सकता था। तभी वो अपनी चालाक और मकार फितरत के मुताबिक अफसल को आखिरी मौका देने का फैसला ले चुका था। रशीद ढोसला इलेक्शन तक कोई मजीद खून खराबा नहीं चाहता, मगर इसके बावजूद अफसल पर इसकी खास और कड़ी नजर भी थी। ठीक है, खुद जा और इस लड़की को मार दे, अब तेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं। कल अकबर यहाँ आएगा, खबर मिली है, लिहाजा वहां जाकर तुझे अपना काम करना होगा। याद रखी अफसले, तेरे पास आखिरी चांस है। रशीद ढोसला ने आंखों में हकारत भरे तंबीही अंदाज में उसे वार्न किया और नखुवत फन से एक बार फिर मूंछ को ताऊ देते अंदाज में वापस मुड़ा, और उसके जाते ही रशीद के आदमी भी वापस मुड़ गए। अफसर रोंगी को अपनी जान और इज्जत दोनों को बचाने के लिए नूर को मारना था, और अब उसके अंदर की आग पहले से ज्यादा भड़क उठी थी। जख्मी शेर की मानी फुकार भरता हुआ वो हर शय तहस नहस कर देने की हद तक खतरनाक लग रहा था। आप मुझे ऐसे नाश्ता करवा रहे हैं जैसे मैं छोटा सा बेबी हूँ। रात की बनिस्बत इस वक्त नूर ना सिर्फ फ्रेश थी, बल्कि शोहरे नामदार से खिदमत करवाने के बाद मुस्कुराती हुई उनको भी फ्रेश कर गई। जो ब्रेड के साथ बटर लगाए उसको खिलाने में बड़े पेशा वराना अंदाज में जा रही थे। हाँ, बेबी ही हो, और वो भी हिला हुआ बेबी, अकबर ने शरारत से कहकर उनको बाइक लगवाई और नूर को दूध के गिलास का सिप भरने का इशारा किया, जिस पर वो फर्मा बरदारी से अमल करती दांत भी निकाल गई। हाँ हाँ, दिमागी भी और जिस्मानी भी। नूर की हंसी इतनी पाकीज़ा और अछूती थी कि अकबर भी चाहते थे वो यूं ही मुस्कुराती रहे, उसकी हंसी का एहतराम किए वो भी बराबर का मुस्कुराए। मैं अब तुम्हें रात को मिलूंगा नूर, प्लीज रोना मत और बुआ से कॉपरेट करना। यहाँ सब सिक्योरिटी पहले से डबल है, लिहाजा डरने की भी जरूरत नहीं। अकबर फौरी मुस्कान खत्म किए संजीदा सा हुए और नूर भी उदास सर को हिला गई। दिल तो उसका अकबर से दूर होने पर कांप सा गया था, मगर वो उनको परेशान भी नहीं करना चाहती थी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। नूर ने मजीद एक बाइट लेते हुए अकबर को देखा, और उनको भी उसकी बात से कुछ तसल्ली सी हुई। गुड, मुझे बहुत से मामला देखने हैं, मैं यहाँ बंद कर रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम आज बस आराम करना और रूम से निकलने की जरूरत नहीं। बुआ अम्मा खुद तुम्हारे पास आएंगी, तो जो चाहिए वो उनको बता देना। अकबर उसे आखिरी बाइट खिलाए दूध का गिलास भी फिनिश करवाते, बर्तन साइड पर रखने के बाद समझाते और ताकीद करते मुड़े, तो वो आंखों में ढेर सी मोहब्बत से जाए उन्हीं को देख रही थी। अगर आज चाहिए हुए तो नूर की जज्बातियत का सरेनो जागना भी अकबर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तभी उसे देखकर यही सोच रहे थे कि इस लड़की को कैसे मुतमईन करें। कितना चाहिए हूँ तुम्हें, एक बार बता दो नूर। हल्की फुल्की खफती लिए वो पूछ कम डांट ज्यादा रहे थे, जिस पर नूर भी उदास होने के बजाय उनकी मासूम सी नाराजगी पर मुस्कुरा दी। एक बार नहीं, हमेशा, हर वक्त। ये लड़की बेचारे सीधे साधे अकबर पर आफत की तरह ही भारी थी, और तफ्शीश की बात यह थी कि वो उनसे जरा शर्माती तक ना थी। सारे काम वाम छुड़वा कर घर बैठाने वाले काम है तुम्हारे, कुछ रहम करो मुझ मासूम और सीधे साधे शरीफ बंदे पर। अकबर की नजाकत पर अब तो नूर हंसती थी, और वो इस वक्त हंसती हुई अकबर का दिल भी मुतासिर कुन हद तक हिला गई थी। अच्छा ना, सॉरी, जाएं आप, मैं रह लूंगी। नूर का मासूमियत से मान जाना अकबर को भी अच्छा लगा। तभी वो भी कुछ उलझन हटाए नूर का नाजुक और कनोले वाला हाथ अपने हाथ में ले चुके थे। तुम मेरे लिए अहम हो नूर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं वो मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अकबर की नरमी और उनसे लिपटी बात पर नूर का चेहरा खिल सा उठा, और वो खुद भी बिना किसी झिझक के
अकबर की गाल पर दूसरी हथेली लगाए प्यार दिए अलग हुई तो उनको हैरत ज़्यादा देखकर मुंह पर हाथ रखे मुस्कुरा दी। मैं आपको अच्छी लगी ये इसलिए थी, जब प्यारी लगूंगी तो ज्यादा सारी ठीक है। अब आप चाहें वरना फिर मेरी वजह से देर हो जाएगी। अकबर तो इस लड़की के नए नए बेबाक रूप देखकर हैरत और फिक्र में मुब्तला थे। हल्के से कंफ्यूज भी थे क्योंकि ये सब उनके लिए अचानक और नया था। पागल, ध्यान रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अपनी गाल को सहलाए हाथ से बच्चों की तरह उसे पागल कहकर हंसाते उठ खड़े हुए और संजीदगी से हदायत किए मुड़े, मगर फिर वापस पलटे। आई लव यू। नूर की मुस्कुराती आंखों और मीठे शीरी अल्फाज ने अकबर को एक बार फिर धचका दिया। वो बेहद पुरसुकून और खुश थी। थप्पड़ खाओगी अब, इतने धचके एक साथ मत दो। अकबर ने खजल हुए मसनूई बरहमी के संग अपना ब्लश होना छुपाया, मगर वो तो खिलखिलाकर हंसती। आई लव यू सो मच। हाँ हाँ जाएं भी। नूर इस वक्त फुल शरारती मूड में अकबर का खासा जब्त आजमा रही थी, मगर वो भी मुस्कुराते हुए एक बार इस पागल को देखकर बाहर की सिमत निकल गए और उनके जाते ही नूर का चेहरा भी नूर से रोशन हो गया। तुम्हें यूं ही तो भेज रहा हूँ, पर पहले जैसी खड़ूस शान से ना बन जाना। यार मुझ मासूम पर जुल्म किया तो मैं तो हलकान हो जाऊंगा। जहाँ शानदार यूनी के लिए रेडी हुए अपने स्काई ब्लू शर्ट और 3 कलर स्कर्ट में मलबूस, गले में रोल करता स्कार्फ डाले, बाल निकालती हंसी, वहीं जिनाबे मन मुंह बसोरे शर्ट के बटन बंद करते खासे बेबस लगे। आली, एक तो सारी रात आप मुझे ऐसे दबोच कर सोए थे कि मेरा अंग अंग दुख रहा है, ऊपर से जालिम भी मैं हूँ। हलकान तो मैं हो गई हूँ मुफ्त में। मोहतरमा की नजाकत पर बेसाख्ता आली हंसता हुआ बेड से उठा और वो खुलाई सी खफा शान से तक आया और एक सेकंड में नाज़नीन साहिबा शोर सार की हलकान करती गिरफ्त में समा गई। आली शानजे ने सब गिरते अंदाज में आली को घूरा, मगर वो तो बस बेवक्त झपटने को तैयार बैठा रहता था। जी आली की जान, अभी तो तुम लीव पर हो, लिहाजा गिरफ्त का गिला जायज नहीं। ये तो ट्रेलर है मेरी नाज़नीन, फिल्म तो बाकी है। आली सख्त शरारत और गुदगुदी देते तबस्सुम के संग बेचारी के कान में घुसता जोमानी हुआ, और वो तो आली के अमली इजहार से ज्यादा जबानी वारों से सुर्ख हो जाती थी। पास रखें अपनी प्रेम, छोड़ दें कसम से, इतनी सख्त बाजू हैं दम घोट लेती हैं, पत्थर का मीनार ना हो तो। शान से जो बिना पानी की मछली की तरह गिरफ्त से निकलने की कोशिश में थी, अपनी बात पर आली की हंसी सुनकर मजीद मुंह बिगाड़ गई। यार दुनिया मरती है मेरे जानदार बेदाग और हेयरलेस फिगर पर, और एक मेरी जोजा है जिसे कदर नहीं। हाँ, कोई होता ना रीछ जैसा बालों वाला शोहर, जिसके सीने पर सिल्की जुल्फें होती, लंबी लंबी 2 फुट पेट बाहर होता तो फिर लगता पता। नाशुक्री कहीं की। आली की रूठेपन से कही इस बात पर शांते की हंसी एकदम खालिस निकली, और यही हंसी तो आलियान की जान थी। हाय मैं सदके जाऊं अपनी चमक छल्लों पर। आलियान का पूछ से ही पटरी से उतना भांपती शान से हंसी माधूम किए मुंह सुजा गई, मगर आली के इरादों के बीच कोई नहीं आ सकता था। इंसान फिगर से नहीं, दिल से खूबसूरत होता है। आपका दिल खूबसूरत वाली स्टेज को फाड़ता हुआ बेलगामी पर जा पहुंचा है, तो मुझे इसलिए डर ही लगा रहता है। शांजा की गाल पर आली के होंठ बड़ी शिद्दत और जज्बातियत से धरे थे, और वो इस कैफियत में खदशा बताती बोली। तभी आली होंठों की अनायत को मुनकता करता उसकी कनपटी पर प्यार दिए मुस्कुरा दिया। डरो डरो, यही दिन है डरने के। हाँ हाँ, बाद में तो तुम खुद जनाब की डिमांड करोगी कि हाय आली सुनिए, पास आए ना प्लीज। आली का ये सब अखीर शरारत से कहना शांजे को हंसी के साथ शर्म से लाल कर गया। तभी वो झीम कर अलग होती उसके सीने पर मुक्का मारे गुलाल हुई। छिछोरे कहीं के, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, सुन ले आप। शांजे का घबराना और शर्माना तो आली की मजीद जान ले गया। इससे पहले कि जनाब बेलगामी और कोई गुस्ताखी करते, शांजे ने मौका मिलते ही ना सिर्फ गिरफ्त से फरार हासिल किया, बल्कि हंसती हुई अपना बैग और फोन उठाती कमरे से निकल गई। आली भी हंसी में दिल फरेबी मिलाता पीछे ही निकल गया। नाश्ता इन दोनों ने जलाल के साथ किया, और दूसरी तरफ एमल और हमान भी यूनी के लिए तैयार थे, और हुरिया की कंपनी में सब ने एक खुशगवार से माहौल में नाश्ता किया। यहाँ कौन मर गया है? एमल और शांति एक साथ ही क्लास में एंटर हुई तो सामने रोती टीना और उसके गिर्द काफी स्टूडेंट्स की तसल्ली देता देखकर दोनों ही थोड़ी हैरान हुई। वाइट शॉर्ट फ्रॉक और जीन्स में टेल पोनी के संग निखरी सी एमल के चेहरे पर तजस्सुस था, जबकि शांति तो बकायदा तसल्ली देने वाली टीम के संग जा मिली थी। टीना का एक तो रोना इतना अजीब और मुज़ायका खेज था, ऊपर से वो मम्मी डैडी गर्ल तस्वीर बहा बहा कर न जाने कौन सा मातम मना रही थी। यार सरहमान की शादी हो गई है, ये इनको लाई करती थी ना, तभी रो रही है। तसल्ली देते मजमे से बुलंद होती आवाज पर एमल ने होंक सदा हुए शांजे की सिम देखा, जो इसे ही हंसी दबाए देख रही थी। ओ माय गॉड टीना,
तुम ने तो रो कर नदियां बहा दी और तुम्हारा क्रश इस नदी से नहाकर निकल गया। एमन का एक तख्लक सिमटा सा मुंह पर हाथ रखकर निकलता कहका, जहां बाकी स्टूडेंट को भी हंसा गया। वहीं टीना साहिबा का बेसुरा रोना मजीद ऊंचा हुआ। तुम सब मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते। मुझे तो बहुत हर्ट हुआ है। वो कैसे शादी कर सकते हैं? मेरे सारे अरमान बहा दिए आपने हमान सर। टीना का नजाकत से रोना देखकर एमल को हंसी तो आ रही थी पर चिढ़ भी चढ़ रही थी। बाकी सब स्टूडेंट्स तो अब उसके रोने पर हंस रहे थे। अच्छा टीना छोड़ो भी, तुम किसी और पर नजर रख लेना। हमान सर तो अब एक खूबसूरत सी शहजादी के हो चुके हैं। मेरी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। शांसे ने ही आखिरकार हंसते हुए एमल के सिंह शरारत से इशारा करके टीना को तसल्ली दी, जिस पर एमल ने मुंह छोड़कर शांसे को कच्चा चबाने के अंदाज में घूरा। अभी वो सब इसी सिचुएशन में खड़े थे जब हमान क्लास में एंटर हुआ और तमाम स्टूडेंट्स को भीना भीना मुस्कुराता पाकर वो हैरान हुआ। मगर सूं सूं करके सुर्ख नाक रगड़ती टीना की सेम देखकर हमान को वाकई धचका लगा। तभी वो नासमझ के अंदाज में एमल की सेम देखने लगा, जो सीने पर हाथ बांधे हमान को उछलती निगाहों से देख रही थी। सर हैप्पी मैरिज। हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि आपकी शादी हो गई है। बहुत मुबारक हो आपको। कौन है वो लकी लेडी? हमान की हैरत दूर करने को खुद ही एक मेल स्टूडेंट मुबारकबाद के साथ इश्तियाक से बोला और सबने बैक वक्त चौंक कर टीना की सेम देखा, जिसका इरिटेटिंग रोना हमान को सारी कहानी समझा गया था। थैंक्स जी, आपने ठीक सुना। जो भी है जल्द आपको मिलवा दूंगा। और टीना, आपने किस खुशी में रोना डाल रखा है? हमान, जो अपने पेशा वराना अंदाज में अपनी जगह आकर विराजमान था, खासी पुरसरारी से जवाब देने के बाद रोती टीना की सिम मुतवज्जो हुआ और टीना से हमान का यूं पूछना एमल को तपा गया था। वो सर हमान, आपको मैं बताती हूँ, एक्चुअली ये आपको बड़ा लाइक करती थी, बस आपने शादी करके बेचारी का दिल तोड़ दिया। ऐसा कौन करता है इतनी मासूम सी लड़की के साथ? जालिम है आप। बेचारी टीना। एमल ने जानबूझकर तनकर मैदान में दाखिल हुए एक एक लफ्ज जताते हुए हमान को आंखों ही आंखों में जलते सुलगते हुए इत्तला दी और टीना साहिबा का मजलूम रिएक्शन काबिले दीद था। हमान साफ साफ एमल की जेलसी देख चुका था और अब वक्त था एमल को मजीद जलाने का। ओह सैड। भाई, अब मुझे कैसे पता चलता कि आप मुझ में इंटरेस्टिंग है टीना? अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं बेचारा तो बहुत बुरा फंस गया हूँ एक चुड़ैल के शिकंजे में। खैर आप रोए मत, मेरी दुआ है आपको मुझसे भी अच्छा शोहर मिले। हमान का जानबूझकर एमल को सताता अंदाज शांजे को तो हंसा गया, अलबत्ता एमल का खून खोल चुका था और उसका इस टीना और हमान दोनों को आग लगाने का दिल किया था। टीना साहिबा, जो हमान की फैन थी, इस तसल्ली पर फौरी अपना रोना खत्म किए मासूम सी सर को जुम्बिश से रिलैक्स हुई। मगर एमल ने पूरी क्लास न जाने किस जब्त से अटेंड की। हमान गाहे बगाए एमल का गजब से सुर्ख होता हुआ चेहरा देख रहा था और वह यकीनन वो उसके गुस्से का शिद्दत से मुंतजिर था। शान से उनकी खट्टी मीठी निगाहों की नोक-झोंक पर दिल से मुस्कुराती यही दुआ कर रही थी कि ये दोनों किसी खूबसूरत बंधन में मोहब्बत में बन जाएं। वापसी पर आज हानिया लोग सब फिर से जलाल की तरफ जाने वाले थे, जबकि उन्होंने हमान और एमल को भी इनवाइट किया था। मगर दूसरी सिम फैसल और मानिया ने भी हमान और एमल के लिए आज फिर से डिनर रखा था। वापसी पर गाड़ी चलाते दौरान हमान भीनी भीनी मुस्कान से एमल के बोलने का मुंतजिर था, क्योंकि इसे भी एमल की झाड़ खाए बिना अब सुकून नहीं था। टीना से ही शादी कर लेते तुम, बेचारी मरी जा रही थी तुम्हारे लिए। एमल ने नरूठेपन से बाहर झांकते हुए आखिर खामोशी तोड़ ही दी। अच्छा ठीक है, तीसरी शादी उसी से कर लूंगा। हमान की हल्की फुल्की छेड़खानी पर एमल ने आंखें फाड़े रुख मोड़कर हमान का इत्मीनान चेक किया। गाड़ी रोक दूं क्या? एमल का खुद की सिम फोन पार अंदाज से देखना भाग कर हमान ने मासूमाना सवाल किया और एमल का बस नहीं चल रहा था कुछ उठाकर हमान के सर पर मार देती। फैसल अंकल की कॉल। इसी लम्हे हमान ने कॉल आती देखकर वाकई गाड़ी रोकी और उधर हमान ने गाड़ी रोकी, उधर एमल रूठी सी गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के किनारे जा खड़ी हुई। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। हमान ने नर्म से मुअद्दब होकर कहा, जिस पर लाउंज में बैठे फैसल जी से उठे। वालेकुम सलाम भाई बरखुरदार, डिनर पर हम तुम दो के मुंतजिर हैं। अगर फ्री हो तो एमल को लेकर आ जाओ कुछ देर। फैसल का जोश और उनकी खुशी एक तरफ, मगर हमान को एमल की खुशी और इसके सुकून का भी ध्यान रखना था और इस बार वो एमल को बिल्कुल फोर्स ना करने का इरादा कर चुका था। जी अंकल, अगर वो आना चाहेगी तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। उससे पूछकर मैं आपको बताता हूँ। हमान का यूं एमल के लिए ऐसा प्यारा अंदाज ही फैसल का दिल खुशी से भर गया था। तभी उन्होंने भी मजीद इसरार ना किए दुआएं देते कॉल बंद की और हमान भी फोन रखता गाड़ी का दरवाजा खोले एमल की सिम बढ़ा, जो चुपचाप सामने लगे पौधों और झाड़ियों की सिम देख रही थी। फैसल अंकल ने डिनर पर बुलाया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? हमान भी एन एमल के साथ आकर खड़ा होते हुए कन अखियों से एमल की संजीदगी भागता हुआ बोला, जिस पर एमल ने हमान को आग बरसाती नजरों से देखकर जवाब अता किया, मुझसे इस बारे में मेरा ख्याल दोबारा मत जानना। वो दोनों आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे कहीं नहीं जाना
और अब तो मुझे फोर्स मत करना वरना तुम्हारा भी नुकसान कर दूंगी। एमल तपी और जले अंदाज में साफ मुनकिर थी। हमान भी सख्ती से पहले नरमी से हर कोशिश करने के लिए मुतहर्रिक था। फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उस शादी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया तो फिर तुम ये नाहक सजा मत दो उनको। देखो तुम आज भी आजाद हो। हाँ, एक नुकसान हुआ है कि मेरे साथ अब तुम्हें रूम शेयर करना पड़ता है। हमान का लहजा नरम और असर रखने वाला था और उसकी इस आजिज़ी पर एमल ने गर्दन मोड़कर हमान को देखा। वो कैसे कह सकता था कोई नुकसान नहीं हुआ। एमल के दिल ने आज चीख कर ये बताया था कि शादी उसका बहुत नुकसान कर रही है। खुद की सिमत एमल की खोजती निगाहें पाकर हमान ने भी उसकी आंखों की गहराई जांची। यही अजाब है सबसे बड़ा, तुम्हें देखना पड़ता है, जहर लगते हो शदीद। एमल के लहजे में आज हकारत नहीं उदासी थी और हुमान उसके मुझे अंदाज पर मुस्कुरा दिया। चलें घर। हुमान ने हर बार टालकर वापसी के सिंध जाने का कहा, मगर एमल का दिल घर जाने का भी नहीं था। नो, मुझे अब घर भी नहीं जाना। मेरा मूड सख्त बुरा हो रहा है और तुम निकम्मे मुझे मजीद तपा रहे हो। एमल ने सख्त बरहमी से जबड़े भींच कर शाकी नजरों से हमान को देखते हुए जताया, जिस पर हमान इस लड़की के मुतालिक ये ना समझ पाया कि ये चाहती क्या है। मतलब तुम मेरे साथ वक्त गुजारना कबूल कर लोगी या फिर अकेले ही आउटिंग चाहती हो? हमान का सीधा सा सवाल एमल को कुछ लम्हे चुप सा कर गया और एमल खुद ना समझ पाई कि आज वो क्यों हमान के साथ को चाहती है। बर्दाश्त कहो, बर्दाश्त कर लूंगी। डिनर हम बाहर करेंगे। मुझे आज किसी की शक्ल नहीं देखनी और तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। बस कभी कभी मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर मैं खुद तक से नहीं बोलती। एमल जितनी भी बदल जाए, जबान के तीरों से घायल करना जारी रखती थी। हमान मुतमईन था कि अब मोहम ही सही मगर उसके साथ कुछ वक्त गुजारने पर बेहतर फील कर लेगी और उसे भी इस वक्त एमल ही की फिक्र थी। फैसल अंकल को उसने ऐन वक्त पर बनने वाले डिनर प्रोग्राम का कहकर माजरत कर ली थी, क्योंकि वो एमल को मजीद बोझल नहीं करना चाहता था। कुछ देर वहीं स्टे के बाद वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके थे। मुझे उन दो की बड़ी फिक्र है आपी। एमल इतनी कठोर बिल्कुल नहीं है, यकीन करें। मुझसे ज्यादा हसास और समझदार है। हरमान भाई की कोशिश जरूर रंग लाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आज का सारा मामला शांति ने हानिया और आली दोनों से डिस्कस किया था और हमान ने हानिया को कॉल करके जब ये बताया वो एमल के साथ डिनर के लिए गया है तो वो दिल से खुश हुई थी। बाकी सब बाहर थे, जबकि हानिया और शानजे अंदर किचन में मुलाजमा के साथ खाने वगैरह को आखिरी लुक देखने आई थी। जलाल ने अकमल साहब को भी बुलवा लिया था, वो भी बाहर आ चुके थे। इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है कि वो दो इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करें। हिम्मी और इसे साथ देकर मुझे बहुत सी फिक्रें घेरे हुए हैं। हमारे जाने के बाद कहीं दोनों कुछ जज्बाती ना कर बैठे। ये रिश्ता मजबूत चाहती हूँ मैं। वो दोनों अगर एक दूसरे की अहमियत जान लें तो आई एम श्योर उनके बीच की हर तलखी मिट जाएगी। हानिया के चेहरे पर लिखी फिक्र शांजे को भी थोड़ा परेशान कर गई। हानिया के चेहरे पर लिखी फिक्र शांजे को भी थोड़ा परेशान कर गई, मगर सब पुरुमीद थे कि वो एक दूसरे के साथ जल्द या बदेर सेटल हो जाएंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं भी अपनी तरफ से एमन को समझाऊंगी कि वो हमान भाई की तरफ से बदगुमानी दूर करे और वैसे भी अब तो निकाह हो गया है। देखिएगा, निकाह की कशिश इन दो के लिए मजीद मददगार साबित होगी। शांजे का निखरा चेहरा और उम्मीद के साथ मुस्कुराहट देता चेहरा हानिया को बेहद अजीज लगा। आली के लिए शांजे का होना उसकी एक और बहुत बड़ी तसल्ली थी। इंशाल्लाह तुम हो तभी मुझे टेंशन नहीं। एमल वाकई बहुत हसास है, मैं जानती हूँ शाने, मगर वो इस सब में कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है। लेकिन वक्त के साथ उसे नर्म होना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी के बहुत से मामलात में हम लड़कियों को कंप्रोमाइज करना आने चाहिए। मर्द जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जिद में आके देर नहीं लगाता। हानिया की हकीकत पसंदी थी, शान से भी कायल थी। तभी मुस्कुराकर हानिया के कंधे पर सर रख गई और खुद हानिया इस प्यारी सी शांति पर कुर्बान हुई। किचन में दाखिल होती हूर और आली साहब ये देवरानी और जेठानी का ऐसा गाढ़ा उन्स देकर शरीर से मुस्कान में डूबे। दोनों का हल्की सी चीख से दम निकाल चुके थे और इस पर अब दो नहीं चार अफराद के सिमटे से कहते थे। आपी, उसे ये भी समझा दें कि आली थोड़ा पागल भी है। आली ने शरीर होते हुए जोजा को ताड़ते हुए हानिया की सिफारिश दिलवाए रोब सा जमाया, जिस पर शांति ने आली को घूरी अता की और हानिया दोनों पर ही वारी चली गई। जी नहीं, वर्ल्ड के बड़े मेंटल हैं आली। हुलिया साहिबा ने मौके पर चौका मारकर इन तीनों को हंसाए खुद भी खींचनी शुरू कर दी और आली उसे उठाए गुदगुदी करता दबोच चुका था। और तुम चुड़ैल, वैसे हूर यार, हम तुझे बहुत मिस करेंगे। आप ही से यहीं छोड़ दें, हम तो बोर हो जाएंगे कसम से।
जो जो हूरिया के जाने के दिन करीब थे वैसे वैसे सभी उनके जाने पर उदास थे और इस बात पर हूरिया मैडम ने अपने बाजू आली की गर्दन में डाले, गाल पर प्यार देकर आंखें हंसाई। हूर, आली को कहो मम्मा और बाबा की जानू हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती, आप अपना काका ले आओ। वैसे सुन लो, तुम दोनों जल्दी से बाबा को रौनक दो ताकि ये घर आबाद हो। मैं तो जाते हुए हिम्मी के भी कान खींच कर जाऊंगी। हानिया का ऐसा नाजुक सा मुतालबा आली को तो गुदगुदी देकर तबस्सुम में मुब्तला कर चुका था। अलबत्ता शांता की हवाइयां जरूर उड़ी थी, जबकि हूर तो बाजू कमाल जोश से घुमाए नाच ही उठी थी। उसे तो वैसे भी शादी के बाद मजीद किसी छोटे नन्हे काके का शौक था जो अपूरा होता दिखाई दे रहा था। हम तो रेडी बैठे हैं, लोगों को कहें आप। आली का दिल दहलाता अंदाज शांते के रोंगटे खड़े कर चुका था और हानिया मुस्कुराती हुई शर्मगी बौखलाहट में डूबी शांते को हक किए मजीद शरीर हुई और एक नजर आली को देखा जो अभी भी बेचारी शांते का दम निकाल रहा था। इंशाल्लाह जल्द आएगा वो दिन, एक दूसरे के साथ हमेशा मुखलिस रहना तुम दोनों। बाबा को कभी भी अकेला फील ना हो, ठीक है ना? हमारे जाने के बाद उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना दोनों, और एक रौनक उनको दे दो, फिर नेक्स्ट के लिए तुम लोग आजाद हो। यकीनन अम्मी जिंदा होती तो ये गुड़ की बातें वो खुद तुम दो को बताती। हूर को शायद बाबा ने बुलाया था, तभी वो झट से बाहर भाग गई थी। तभी हानिया अब संजीदा सी आलियान और शानजे से मुखातिब हुई। जी आपिया, बेफिक्र रहें, खैर होगी। आलिया ने भी अब की बात मध्यम सी मुस्कान के संग संजीदा हुए हानिया की फिक्र हटाई और शान से भी मोहम सी सर हिला गई। नजर भटक कर आलियान पर गई तो जनाब आफत बनकर इसी को निसार होते हुए अंदाज में देख रहे थे, और वो क्या बताती कि उसके लिए उस वक्त यहाँ खड़े रहना माहौल था। हानिया भी दोनों को दुआएं देती साथ ही बाहर निकली, क्योंकि खाना रेडी था और बस मुलाजमा लगाने वाली थी। तुझे मुंह मांगी रकम दूंगा, बस मुझे यहाँ से निकलवा दे। जेल की बंद सुलाखों और मुसलसल छिपरोल के निशानात पर शानी के चेहरे पर नहुसत फैलाता तासुर अपनी जगह, मगर उसके अंदर की शैतानियत ने उसे यहाँ भी अपने जैसे बेजमीर ढूंढने में कामयाब कर दिया था। अकबर के मातहत इस जेल का हर फर्ज यूं तो अकबर के भरोसे का था, मगर ये दुनिया है जहाँ कहीं पैसा अपनी चमक दिखाता है, वहीं कहीं लोगों के जमीर डमका जाते हैं। वो दो सरगोशियों के अंदाजे महब कलाम थे। पक्की उम्र का वो हवलदार इस पेशकश पर किसी सोच में गुम था, और शानी का खफासा ज़दा चेहरा और थोड़ी पर हाथ फेरते हुए इस हवलदार को जांचना खासा शैतानी था। कितने देगा? हवलदार ने गिद्दो नवाब में नजर दौड़ाते हुए करीब होकर शानी से इस्तफसार किया, जो बदले में अपनी कुछ दिन की मुसलसल कोशिशों के बाद मिलती कामयाबी पर खिसियाने अंदाज में इस हवलदार को देख रहा था। 2 लाख दूंगा, बल्कि अगर तू चाहे तो अपने साथ मिला लूंगा। वैसे भी मुझे तुझ जैसे समझदार इंसान की अपने गैंग में अशद जरूरत है। शानी ना सिर्फ छठा बदमाश था, बल्कि अपने बाप की तरह शातिर जहनीत रखता था। वो जब जेल से आया था, उसकी नजर ऐसे ही किसी बेजमीर बंदे की तलाश में थी। 2 लाख सुनकर हवलदार शेख साहब की आंखों में चमक उठी कि शानी के चेहरे पर भी इत्मीनान उभरा। अच्छा ठीक है, काम बड़ा रिस्की है, मुझे कुछ दिन दे, तब तक अपना मुंह बंद रखना। कल बड़े साहब जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, इस बीच तेरा काम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तू पकड़ा गया तो मेरा नाम नहीं लेगा, वरना कोई और तो बाद में तुझे हाथ लगाएगा। मेरी गन पहले चलेगी। शेर नामी हवलदार ने मोहताज से अंदाज में फैसला कुन धमकी दिए इधर उधर देखा और वहां से नजर चुराए चला गया, जबकि शानी के चेहरे पर गलाजत और नफरत का मिला जुला तासुर पूरी कुव्वत से बेदार हो चुका था। दूसरी सिम अफसल रोंगी के आदमी थोड़ी सी ठुकाई पर ही मुंह खोल चुका था। वो नूर को मरवाना चाहते हैं, क्योंकि नूर अजमत की मौत की चशमदीद गवाह है, और कुछ नहीं पता सर, अल्लाह का वास्ता है छोड़ दें। जख्मों से चूर खौफो हरास में मुब्तला वो पकड़ा जाने वाला आदमी बहन की दरख्वास्त बड़ी गलत जगह कर रहा था, क्योंकि अकबर खुद तो मुंह पर सख्ती ओढ़े खड़े उसे घूर रहे थे। अलबत्ता उनके 2 अहलकार इसकी दरगत बनाने में मशहूर थे। क्या इसके पीछे रशीद ढोसला भी मुलविस है? और उनके आगे के क्या इरादे हैं? सच बोलो, वरना ये मेरे 2 अहलकार तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अकबर बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में इस्तेफामिया हुए, मगर उनकी भारी आवाज में ही सामने वाले पर सत्तातारी कर देने की सलाहियत थी। सर, मैं तो अफसर सर को जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, कसम उठवा ले, हमें बस नूर को मारने का आर्डर मिला था। वो आदमी सख्त मजदगी अंदाज में नमी आवाज में लिए हाथ जोड़ता सख्त काबिले रहम था, और इससे पहले कि अकबर के दोनों अहलकार मजीद सितम ढाते, अकबर ने इन दो को फिलहाल के लिए रोका। इसका 2 दिन का खाना पानी रोक के रखो, अगर ये कुछ छुपा रहा है तो जरूर बोलेगा। ले जाओ इस मजदूर को, कानून के नाम पर काला को तुम लोग। अकबर को इन सब बेजमीरों पर सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। अपने दोनों आदमियों को आर्डर दिए, वो खुद भी बाहर ऑफिस आए, जहां उनका एक और आदमी कुछ खबर लिए चौकस खड़ा था। सर, ये शाकिर और आलम की डेड बॉडीज की फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं। दोनों को लगने वाली गोलियां जिस गन से निकली हैं वो दारा है। दोनों की बॉडीज पर कुछ उंगलियों के निशान भी मिले हैं, जो यकीनन उनको मारकर फेंकने वालों के हैं। वो आदमी अकबर को एक फाइल देते हुए सारी तफसील से आगाह करते बोला, जिस पर अकबर भी अपनी निशिस्त पर विराजमान हुए
इन रिपोर्ट्स का जायजा लेने लगे। इन निशानात को इस पकड़े जाने वाले आदमी से मैच करके देखो और इस अफसल रोंगी का भी रिकॉर्ड निकलवाओ। मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कोर्ट हियरिंग से पहले चाहिए बासित। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कल मैं फिरोजपुर जा रहा हूँ इन दो से एक मुलाकात करने। इन 3-4 दिनों में तुम सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। अगर हमारा केस मजबूत ना हुआ तो अदालत चाह कर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगी। डीआईजी साहब की हमदर्दियां भी उन कमबख्तों के साथ है जो हमारा एक और वीक पॉइंट है। अकबर के लहजे में इस वक्त बेशुमार अंदेशे पिन्हा थे। वो जल्द अज जल्द ना सिर्फ नूर को इन खतरात से निकालना चाहते थे बल्कि उसके साथ रशीद और रोंगी जैसे बेजमीर दरिंदों को भी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने की तकदो में सर्फ होना चाहते थे। अभी शानी जेल में था वरना इस कमीने से भी अकबर को एमल के हवाले से खतरा लाहक था। अभी शानी जेल में था वरना इस कमीने से भी अकबर को एमल के हवाले से खतरा लाहक था। उस वक्त अकबर की हदायत पर 2 लोग हमा वक्त एमल की निगरानी पर फायज थे और घर की सिक्योरिटी तो वो कल ही से पहले से ज्यादा और तेज करवा चुके थे। मगर वो अभी शानी और रशीद के मंसूबों से बेखबर थे क्योंकि वो दोनों खतरे उस वक्त अपनी पूरी कुव्वत से अकबर के सरों पर गायबाना मंडला रहे थे। कुछ मजीद हदायत देने के बाद अकबर उसे रवाना किए। खुद भी अब एक चक्कर घर लगाने का इरादा करके ऑफिस से निकले। जी तो मिसेज हमान अफंदी क्या नोश फरमाना पसंद करेंगी। एमल और वो बहुत प्यारे से इलाकाई रेस्टोरेंट आए थे। रात का ये पुरलुत्फ समा, हल्का हल्का म्यूजिक और हमान के साथ एमल का साथ, उसकी जात की तो बहार था ही मगर एमल के चेहरे पर लिखी तलखी इस नाहजम होती तमीज पर मजीद बढ़ी। पहले तो ये मिसेज हमान अफंदी दोबारा मत कहना, ज्यादा शोखे मत बनो गैंडे। एमल ने यहाँ के रोमान परवर माहौल को एक सेकंड में अपनी हसीन जुबान के अंगारे से तबाह कर डाला। मगर हमान ने बस एक अफसोदा सी नजर डालने में ही इत्तफा किया। ओके बताओ क्या खाओगी और कम से कम बाहर आकर तो तमीज से पेश आ जाओ। कमरा दे तो रखा है तुम्हें जहर उगलने के लिए। हमान का जी चला था अंदाज एमल को मजीद गुस्सा दिला चुका था और हमान को जरा भी अंदाजा होता कि वो यूं बरहम होकर उठकर चली जाएगी तो अपने मुंह पर टेप लगा लेता। होंक बना वो समझ ना पाया कि एमल को क्या हुआ है। सख्त उठाकर वो टेबल से अपना फोन चाबी और वॉलेट लिए उसके पीछे ही बाहर लपका जहां वो बाहर खुली फिजा में गाड़ी के पास जाकर खड़ी शदीद गुस्सीन पोज दे रही थी। ये लड़की दिमाग से वाकई पैदल है। हमारे गुस्सा मादूम किए मुस्नुई नरमी चेहरे पर लाए एमन तक का फासला बोल किया और यूं देखने लगा जैसे पूछ रहा हो अब ये क्या ड्रामा था। तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई डिनर नहीं करना। एमल को न जाने कौन से लाड सोच रहे थे और अब उसकी इस हरकत पर हमान वाकई गुस्सा था क्योंकि उसे भी शदीद भूख महसूस हो रही थी। अच्छा आई एम सॉरी, देखो इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है। बिल्कुल बात मत करना मगर चलो खाना खा लेते हैं। हमान का ये बताना कि उसे भूख लगी है एमल को मजीद अकड़ में मुब्तला कर दिया और इससे पहले कि हमान उसका हाथ पकड़े वापस अंदर किस्से में जाता वो उसे उसके हाथ से पकड़कर झटका दिए अपने सामने कर चुकी थी। हमान अब वाकई हैरत ज़दा लगा। अगर मैं कहूँ कि तुम भूखे ही रहोगे तो फिर मैं तुम्हें खाना खाने ना दूं तो क्या कर लोगे। एमल का जिद्दी पान से और तफाकों से गर्दन अकड़ा कर कि इस सवाल ने हमान को एक लम्हे के लिए शॉक कर डाला। पहले तो इसे एमल की ये ओवर एक्टिंग समझ ना आई मगर समझ आने पर हमान ने इधर उधर नजर दौड़ाई और किसी को ना पाकर एक ही लम्हे एमल की कमर पर हाथ जकड़े उसे अपने करीब किया। इतना कि एमल और हमान के लिए ये नजदीकी अखीर जालिम थी। तो मैं तुम्हें कहा जाऊंगा। हमान की आंखों की बेखुदी और यूं इसका एमल को जकड़ना एमल की सारी जिद और इसके हवास पर गर्द फैला चुके थे और वो इसकी नजदीकी की ख्वाहिश पहले से ज्यादा महसूस कर रही थी। चलो शराफत से। हमान उसकी बदहवासी से खुद ही मोहतात हुआ और उसे छोड़ता हुआ हाथ पकड़े अंदर बढ़ा और अब की बार एमल ने किसी अनकहे से जादू में मुब्तला होकर कोई मुजाहिमत न की। खाना हमान ने खुद ही ऑर्डर कर दिया था और एमल अपने आप को नॉर्मल करती मुंह पर फिर से खफकी लाए बेदिली से डिनर करती दिखाई दी और जब नजर हमान से मिलती तो इसका दिल धड़क उठता। वापसी पर भी हमान उसका हाथ पकड़कर ही लाया और गाड़ी का डोर ओपन किए एमल ने सख्त लाते हुए उसका हाथ झटका और मगरूर होकर अंदर बैठी। हमान भी घूमता हुआ दूसरी तरफ से अंदर बैठा और एक नजर एमल पर डाले गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम क्यों मेरी राह के बीच आते हो? जब मेरे पास आते हो तो मेरी तुम्हारे पास रहने की ख्वाहिश को पर क्यों लग जाते हैं? मुझे तुमसे नफरत करनी है मगर मैं नाकाम हूँ। एमल किसी की दूसरी चॉइस नहीं हो सकती। मैं किसी ऐसे इंसान की सिमत माइल नहीं हो सकती जो किसी और का भी सब रह चुका हो। तेजी से पीछे छूटते मंजरों को बेदिली से देखती एमल का दिल उसे बगावत पर उकसा रहा था। मलगजी अंधेरे में सवेरे जैसी एमल को बुझा महसूस करता हमान किसी सोच में गुम था। वो एमल के बदलते हर रंग को उससे ज्यादा समझता था। एमल हमान के बुलाने पर वो यखलक अपने ख्यालात से बाहर निकले गर्दन मोड़कर हमान को देखने लगी जो इसे सरसरी सा देखकर फिर से गाड़ी चलाने में लग चुका था। क्या है अब? काट खाता अंदाज बता गया कि एमल ही है साथ। हमान ने बामुश्किल हंसी रोकी। टीना से शादी कर लूं क्या? हमान के सवाल पर एमल ने अपने गर्म होते दिमाग को बामुश्किल काबू किया और झबड़े भेजती रुख फेर गई।
मेरी तरफ से दर्ज करो मुझे क्या, एमल ने सख्त मुस्तैल होने के बावजूद तहमुल से बिना देखे जवाब दिया और हमान उसके चेहरे की बरहमी बिना देखे भी जान गया था। पक्का? हमान उसको सताकर बड़ा खतरनाक पंगा ले रहा था और एमल को इस सख्त आंसू देकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। तभी गुस्से को बहुत कठिन अंदाज से लगाम लगाए अपनी नाजुक उंगलियां चटखाए जा रही थी। मेरे मुंह मत लगो गैंडे, कुछ और ना सुन लेना अब। एमल का तब के आया जवाब हमान को यही वान कर गया कि बच्चा अब चुप ही हो ले, नहीं तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। बाकी घर तक का रास्ता हमान हल्की फुल्की मुस्कान में डूबा एमल को जलता और सुलगता देकर कहीं दिल से पुरसकून होता रहा। और अब एमल की हालत तो खुद उसकी समझ से बाहर होती जा रही थी। अकबर ने वैसे तो सारा दिन बुआ से राबता रख कर नूर की खैरियत कई बार दरियाफ्त की थी, मगर उन्हें फिर भी उसकी फिक्र थी। शाम को डॉक्टर एक बार उसकी पट्टी तब्दील करके गया था और कुछ दर्द से निजात के लिए इंजेक्शन भी दिए थे। तभी वो सारा दिन आराम से सोती रही। अकबर जब पहुंचे तो बुआ अम्मा जाग रही थी। अकबर से भी उन्होंने खाने के लिए दरियाफ्त किया, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो ऑफिस में खाना खा चुके हैं। उसने दिन और रात को खाना खा लिया था। अकबर ने मजीद पूछा तो बुआ पूरी तसल्ली देती हल्का सा मुस्कुरा दी। जी, बच्चे खा तो लिया था पर मुश्किल से। शाम आपने डॉक्टर बेटे को भेजा था, वो मुआयना करके गए थे, कह रहे थे हल्का सा बुखार भी है मगर दवा दे दी थी, अब वो बेहतर है। बुआ अम्मा के शफीक अंदाज में बताने पर अकबर भी कुछ रिलैक्स हुए और फिर संजीदगी से कुछ कहने के लिए वापस मुड़े। कल मुझे किसी काम के बाद 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, मेरे पीछे उसका मुकम्मल ध्यान रखना होगा क्योंकि वो यहाँ आपके पास मेरी अमानत है। घर की सिक्योरिटी डबल करवा दी है, इसलिए आप बेफिक्र रहिएगा। अकबर ने नरमी और फिक्र के साथ बुआ अम्मा को ताकीद सी की, जो दरख्वास्त का रंग लिए थी। और वो तो अभी भी नूर का ध्यान पूरी लगन से रख रही थी। आपको कहने की जरूरत नहीं बच्चे, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। अल्लाह आपको भी अपने मकसद में कामयाब करे। इस सोने से घर में भी जल्द खुशियों का वक्त उतरे। बुआ अम्मा ने मान के संग बहुत खूबसूरती से अकबर की फिक्रें हटाए इजाजत दी और अपने कमरे की सिमत भर गई। अकबर भी पूरे दिन की खबारी से सख्त थक चुके थे और कल का मजीद थका देने वाला दिन भी आंखों में लहरा रहा था। इसी सोच में मुब्तला वो अपने रूम की सिमत भरे। कोट वो पहले ही उतार कर हाथ में पकड़े हुए थे और वाइट शर्ट की आस्तीनें भी चढ़ी थी। ज्यादातर वो सिविल ही में ही ऑफिस जाते थे, अगर कोई स्पेशल मिशन होता तभी जनाब वर्दी में नजर आया करते थे। कमरे में दाखिल होते ही नजर सोई हुई नूर पर गई तो यूं लगा उनकी सारी थकन मिट सी गई हो। लगता था दवा का असर था, तभी वो एक पुरसकून नींद में थी। अकबर भी बिना उसकी नींद में खलल डाले फ्रेश होने चले गए। कुछ देर तक वो बाहर निकले तो चेहरे की ताजगी लौट आई थी। कमरे में दरमियानी सी रोशनी का राज नूर के आराम के लिए बायस था। टूटे शीशे मरम्मत हो चुके थे और बालकोनी से खड़े होकर वो सामने अपने आदमी पहरादारी पर खड़े वाकई देख सकते थे, जिनकी 2 शिफ्टें थी। रात वाले सुबह चले जाते थे और इनकी जगह दूसरे अपनी ड्यूटी संभाल लेते थे। कुछ देर ताज़ा हवा लेने के बाद वो वापस कमरे में दाखिल हुए तो यूं ही नूर के पास गैर इरादा ही जा बैठे। सुबह वाला नूर का हंसता और शरारती चेहरा इन मासूम और प्यारे से चेहरे से यकसर अलग था। हाथ बढ़ाकर वो इसकी पेशानी की हिद्दत देखने की गर्ज से छू रहे थे और उनको एहसास हुआ कि बुखार की तपिश अभी भी हुनूस मौजूद है। बाजू पर बंधी पट्टी नई और ताज़ा थी, तब भी खून का बहाव इस पर निशान छोड़े हुए था। यूं ही झुककर वो उसकी पेशानी पर होंठ रखे, शायद खुद को मजीद बेहतर करना चाहते थे और उन्हें जरा अंदाजा न था कि वो ये एहसास पहचान कर इनकी वादियों से भी निकल आएगी। नूर का कसमसाना भांपते वो सीधे हुए तो नूर की खुमार आलूद आंखों का खुलना उनके चेहरे पर जादुई तबस्सुम जगा गया था। आप आ गए हैं, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी भी नूर के लहजे में नींद का असर था, मगर वो ये लम्हा कैसे गवा देती जो उसकी ख्वाहिश का हिस्सा था। नूर के उठने की कोशिश देखकर खुद ही अकबर ने उसे आहिस्ती से सहारा देकर तकिया ऊपर उठाए उसे बिठाया और खुद भी मुकम्मल रुख मोड़े नूर के रूबरू हुए, जो उनको ही बेइंतहा जज्बातियत से देख रही थी। हाँ तुम बेहतर हो अब, बस थोड़ी सी मुरझा गई हो। अकबर के लहजे की फिक्र ने नूर के निढाल चेहरे की रौनक बहाल कर दी। आप जब मेरे पास नहीं होते तो मैं वाकई उदास हो जाती हूँ। आपने खाना खाया? भले वो मुकम्मल ठीक नहीं थी और बुखार ने उसके नाजुक वजूद को मजीद बोझिल कर रखा था, तभी वो हर मुमकिन कोशिश की मुस्कुरा दी और आखिरी सवाल पर अकबर को वो टिपिकल बीवी सी लगी जो अपने शोहर के लिए फिक्र से घुलसी रही हो। हाँ ऑफिस में खा लिया था और अगले कुछ दिन मैं तुम्हारे पास मौजूद नहीं हूँगा, लिहाजा उदास होने की जरूरत नहीं। यहाँ तुम मेरे ना होने के बावजूद भी अब महफूज हो। अपना ध्यान अब तुम्हें खुद रखना है। अकबर जानते थे वो इस खबर से मजीद मुरझा जाएगी, मगर वो अपने प्रोफेशन को किसी भी वजह से सेटिंग नहीं कर सकते थे। अभी नहीं, अपने वफादारों की मौत का बदला लेना था। रख लूंगी, आपको तंग नहीं करेगी नूर। नूर की बेआसी आंखों में जो जज्बात है उनकी अकबर को खबर थी, मगर वो फिर भी नूर और अपने बीच की झिझक कम करने में नाकाम थे। नूर की उदासी भांप कर अकबर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर महसूस किया कि वो मुस्कुरा सी उठी थी।
ऐसा मत सोचो, तुम मुझे तंग नहीं करती। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने के बाद ही तो मैं इस अनोखे एहसास से रोशनास हुआ हूँ जो तुम्हारी सूरत मुझे मुयस्सर आया है। किसी का खुद से बढ़कर ख्याल रखना, किसी के लिए बेहद अहम हो जाना। अकबर का यूं मेहरबान होते अंदाज नूर की मुझे जिंदगी बढ़ा रहे थे, और वो तो अकबर को अपने बेहद करीब चाहती थी। उसका दिल में जो उनका मुकाम था वो अब कोई आम न था। आप बहुत अजीज हैं मुझे, और अहम तरीन भी। मैं भी आपके लिए ऐसी अहम होना चाहती हूँ। नूर के दिल को एक ख्वाहिश अकबर के दिल को भली लगी थी। वो अपनी हथेली उसके गाल से मस किए बेहद प्यारा मुस्कुराए, और उनकी यही मुस्कुराहट नूर को दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर लगती थी। तुम हो अहम, बस ये उलझे हालात किसी सूरत बेहतर हो तो मैं कुछ रिलैक्स फील करूंगा। अकबर के लहजे में यखलती संजीदगी उतरी, और वो उनकी आंखों में थकन वाक़ई देख सकती थी। तभी कुछ परे होती हुई उनको अपने पास आने का इशारा करने लगी। यहाँ आ जाएं, मुझे लगता है आपको नींद आई है। सो लें, सुबह आपको जाना भी है। दूसरी सिम से तकिया उठाकर वो अपने उठे तकिए के साथ रख दी, फिक्र से चूर होते हुए बोली। तो अकबर भी बिना किसी इनकार के उठकर उसके साथ जा बैठे। हाँ, ऐसा ही है, आसानी से नींद नहीं आती, आ जाए तो जाती नहीं। बहुत शरीफ सा अंदाज अपनाए वो नूर के साथ ही अपना तकिया दुरुस्त किए लेटते हुए रुख नूर की सिमत किए बोले, जो अपनी मुस्कुराती निगाहें उन्हीं पर साया फिगन किए हुए थी। ठीक है, सोएं फिर, मैं आपको देखती हूँ। नूर का ऐसा प्यारा जवाब सुनकर अकबर भी मुस्कुरा दिए। वो लेटे हुए उसी की सिम देख रहे थे, और वो कमर उठे तकिए से लगाए उनको मजीद थका रही थी। देखकर क्या मिलेगा, ऐसे मैं सो नहीं सकता। सीने पर हाथ रखे दूसरे से वो खुद पर झुकी नूर के चेहरे पर आती चंद लपटें उसके कान के पीछे करते बोले, और वैसे नाजुक शोहर की बात पर मुस्कुरा उठी, गोया खिलखिला उठी। मैं कौन सा आपकी आंखों को पकड़ कर बैठी हूँ, देखना मेरा हक है जनाब। आप मुझे रोक कर दिखाएं जरा। नूर का प्यार उसके हर अंदाज से झलक रहा था, और दूसरी सिंह अकबर उसकी बाजू के लिए बहुत मोहताज थे, वरना दिल तो आज उनका भी थोड़ी बेलगामी पर मायूसा महसूस हो रहा था। पागल हो तुम नूर, क्या हसीन इल्जाम था। नूर थोड़ी मजीद रुक उनकी सिमत के तबस्सुम में उतला हुई। कभी नहीं सोचा था कि किसी मेहरबान के लिए मैं इतनी अहम हो जाऊंगी। अपनी अंधेर नगरी जैसी जिंदगी में आप जैसी रोशनी और आसानी पाकर हवाओं में हूँ। वह नूर जो एक सुई चुभने पर रो रो कर घर सर पे उठा लेती थी, आज गोली खाकर भी पुरसुकून है, क्योंकि अब मेरे पास आप हैं। अगर आप जैसे इनाम पर मोहब्बत लुटाना पागलपन है तो जी मैं हूँ। मुझे बस आप दरकार हैं, आप साथ हों तो मैं भी देखिएगा कितनी बहादुर बन जाऊंगी। आप मेरे रहेंगे ना, मैं आपको खोने का सोच भी नहीं सकती। नूर का अकबर की पेशानी पर नरमी से हाथ से हिलाना, और मोहब्बत में डूबे ये निहाले को सुकून करते अल्फाज कहना उनकी सही मानों में थकन उतार चुके थे। वो भी इसका अपने माथे पर धरा हाथ अपने हाथ में लेते ही शिद्दत जज्बात के संग चूम चुके थे, और उनका ये करना नूर को खुशी का बेहतरीन लम्हा दे गया था। आज तक मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी, नजर ना लगवा लेना खुद को मेरी। इतनी उम्मीदें बांध रही हो मुझसे, मैं न जाने पूरा उतर भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे जैसी शिद्दत और जज्बातियत मेरे अंदर आना यखलत आसान नहीं, मगर तुम्हारे इन बेलोस जज्बों का मुझ पर असर होता है। अकबर का संजीदा और बेरंग सा मिजाज नूर की मोहब्बत में जागजी होकर भी खुद भी निखर रहा था। नूर के लिए तो यही दुनिया में जन्नत थी कि जिस इंसान के लिए अल्लाह ने उसका दिल मोहब्बत और लगाव से भरा था, अब वो भी उसकी अहमियत और मोहब्बत का इतराफ कर रहा था। ऐसे ही एक दिन आपको नूर अपना दीवाना कर लेगी। हंसती मुस्कुराकर कहती नूर उनके दिल को भी जीने की सिम गामजन कर चुकी थी। बहुत खतरनाक हो तुम जनी, वो भीमसी नींद की खुमारी में बोलते अकबर नूर को मजीद प्यारे लग रहे थे। उनकी आंखें बहुत मीठी थी, जिनको छूने की ख्वाहिश नूर को भी थी। उनके होंठ पर मध्यम सा गुलाबीपन कुछ और निखर जाता जब वो अपनी अनमोल हंसी उन पर सजा लेते। चलें सो जाएं, वरना मैं बहुत डिमांडिंग भी हूँ तो आपको शदीद खतरा है। नूर ने मोहम सा शर्माते हुए अपनी बाजू के एहतियात के संग देखते ही अपना सर अकबर के कंधे पर रखा और खुद भी लेटी, मगर वो इसे ही चेहरा मोड़े देख रहे थे जो उनके इस कदर करीब होकर उन्हें सुलाने पर तुली हुई थी। तुम्हारी बाजू ना दुख जाए, ध्यान रखना। जख्म वाली बाजू दूसरी सीन थी, लिहाजा नूर इस हालत में बिल्कुल ठीक थी, मगर अकबर को फिक्रमंदी लाहक हुई। आप इतने प्यारे हैं तो क्या आप पर कोई लड़की वड़की कभी नहीं मरी? मेरे लिए कंवारे रखे गए थे आप? फिर सच्ची अल्लाह का करम ही है। नूर उनकी फिक्र पर मुस्कुराती शरीर सी होकर जो पूछ और कह बैठी, वो अकबर को नींद के बावजूद हंसी दे गया, और वो इस लड़की के इन सवालों पर अब इंजॉय कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे लिए मुझे सुलेमानी टोपी पहनाई की थी कि ये बंदा नूर के लिए बुक है। अकबर भी दानिस्ता शरीर होकर नूर का दिल बहार सा कर गए। वो चेहरा उठाए अकबर को इतने पास से देखकर बहुत खुश थे। अल्लाह जी आपका बहुत बहुत सारा शुक्रिया। नूर ने दुआया से अंदाज में हाथ उठाकर इश्तियाक के संग शुक्रिया अदा किया, और अकबर उसकी अनोखी हरकतों पर बस मुस्कुराते रहे। चलो सो जाओ तुम भी, मैं भी सोता हूँ। अकबर ने खुद ही मुसालिया से इस नजदीकी को किसी और से जाता देख कर बात बदली, और नूर ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए
اکبر کا چہرہ سیدھا کرتے ہی ان کی گال سے ہونٹ بڑے جذباتی انداز میں جوڑے اور وہ بھی نور کی اس حرکت پر اب کی بار نہ بلش کرتے پائے گئے اور نہ حیران، بلکہ وہ نور کی جھیمتی سی ہنسی دیکھنے کو اس کے سین دوبارہ مڑے۔ نور کا دل تھا کہ اکبر کے مزید پاس ہونے پر لرزا اٹھا تھا۔ وہ آپ اتنے پیارے ہیں کہ میں خود کو روک نہیں پاتی، سچی مجھے کیا ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ اکبر نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے نور کی بوکھلاہٹ پر فدا ہوتے ہوئے نزدیکی کا گھیرا بڑھا کر اسے گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے دیکھا۔ اور اگر کبھی ایسا میرے ساتھ ہوا تو کیا کرو گی؟ اکبر کے خوشگوار سے تجسس میں پوچھے سوال نے نور کو کچھ لمحے ساکت رکھ دیا۔ تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور آپ کو ہر دوری ختم کرنے کی اجازت دوں گی۔ اکبر کے اس کے ریشمی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے پر نور نے جھجکتے ہوئے چہرہ اٹھائے دیکھا، جہاں اسے اپنے جیسی محبت کی ہلکی ہی صحیح پر جھلک نظر آئی تھی۔ اتنی جلدی مجھ پر اعتبار کیسے آ گیا ہے تمہیں نور؟ اکبر نے اس کی آنکھوں میں سمٹی رضا کو دیکھ کر تھوڑی افسردگی سے پوچھا، اور وہ پھر سے ان کے کندھے سے لگے گردن کی اور سمٹ کر آنکھیں موند گئی۔ کیونکہ ایک آپ ہی قابل اعتبار ہے نور کے لیے، میں چاہتی ہوں میں آپ کی ہو جاؤں، بس اس لیے، اور میں نہیں جانتی کہ میرے اندر اتنی ہمت آپ کو یہ سب کہنے کی کیسے آئی۔ بس آپ ہی میرے لیے پوری دنیا ہے۔ نور سے اب کی بات اکبر کو دیکھ کر بات نہ ہو سکی تھی، مگر اکبر کے چہرے پر لکھا تھا سکون اس بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ وہ نور کی یہ خواہش سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ خیر ہوگی، ابھی تم ریسٹ کرو اور میں بھی سو لوں، اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ تم اس سب کے لیے بالکل فکر مت کرو۔ اکبر نے اپنی بازو بہت نرمی سے نور کے گرد حائل کی اور اب وہ ان کے کندھے کے بجائے ان کے سینے سے جا لگی۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ نور نے اپنا ہاتھ اکبر کی گال پر رکھ چہرہ پھر سے اٹھایا ان کو دیکھ کر کہا، اور ان کی سین سے پیاری سی مسکان پاتے ہی اپنی آنکھیں موند گئی۔ اس کے سوتے ہی اکبر نے بھی اپنی نیند سے بھری آنکھیں بند کر لی۔ جب سے وہ گھر آئے تھے ایمن نے اس کی سمت نہ دیکھا اور نہ بات کی تھی۔ حماد بھی علیم بابا کے ساتھ ایک کپ چائے پینے کے بعد سونے کمرے میں آیا تو اسی لمحے ایمن سلیپنگ شرٹ ٹراؤزر پہنے واش روم سے نکل رہی تھی۔ تبھی حمان کو دیکھ کر ناک چڑھائے بیٹھ کی سمت لگتی، تم مجھ سے لڑ نہیں رہی خیر ہے؟ حمان صاحب کو بھی چین نہ پڑا، بڑا سنجیدہ منہ بنائے وہ ایمن کی سمت ہانک لگاتا، اپنا بازو پر رکھا کوٹ ہینگ کرتا آستین چڑھائے حیرت سے بولا، اور ایمن نے مڑ کر یوں دیکھا جیسے چٹنی بنا دینے والی ہو، تم جا کر ٹینا سے شادی کر لو، اسی سے لڑنا اسی سے عاشقی کرنا، مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو ایسا پنچ ماروں گی کہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ ایمن سخت غصے سے بلینکٹ سیدھا کیا اور مڑ کر لب و لہجے میں مقدور بے اقتنائی ملائے، خفیف سا بگڑ کر تاکید کرتی حمان کو شدید پیاری لگے۔ تبھی وہ اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ہٹاتا اس تک پہنچا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے ایسی کوئی حسرت نہیں، مجھے ایمن سے ساری زندگی جھاڑ کھانی ہے، اسی سے لڑنا ہے تو۔ حمان کا قریب آنا بھان پر ایمن نظریں چرائے رخ پھیر گئی، مگر حمان اسے شانوں سے پکڑے پھر سے خود کی سمت مائل کر چکا تھا۔ حمان کی سمت سے آتی بھینی سی خوشبو ایمن کے حواس شل کر رہی تھی اور اس کا یہ پوچھنے کا انداز مزید بھاری تھا، حسرت تمہاری ابل ابل کر گر رہی تھی، صبح اچھے سے پتا ہے، جاؤ کسی اور کو بیوقوف بناؤ، میری طرف سے تم ابھی جاؤ، جس مرضی کے ساتھ اپنی راتیں دن سہانے کرو، آئی ڈونٹ کیئر، یو آر نتھنگ فار می، لہٰذا میں اس معاملے میں کچھ کہہ کر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ جب اسے لگا وہ حمان کے سحر میں ہار جائے گی تو پھر سے زہریلی ہو کر برس پڑی۔ حمان کے ماتھے پر ایمن کی اس بات سے تناؤ اور برہمی پھیلی۔ تم اتنی زہریلی کیوں ہو ایمن، اتنی نیگیٹو؟ میری نرمی کو میری ہار مت سمجھنا، اور تم مجھے اتنا ہی جانتی ہو شاید جتنا اگل دیتی ہو، یو نو وٹ، اچھا ہے میں تم پر اس سے زیادہ کھولوں ہی نہ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی تمہاری سے قدم بڑھائے۔ حمان کے لہجے میں انکہی تکلیف نے ایمن کے چہرے سے بھی روشنی سلپ کی، ابھی وہ اس سے دور ہو جانے والا تھا اور یہ احساس ایمن کو سخت بے قرار کر گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں جاننے کا، اور ہاں نیگیٹو اور زہریلی کہا تم نے، خود کیا ہو تم؟ بہت برے ہو، بہت 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 برے، اس دنیا کے ہر فرد سے برے، اتنے برے ہو کہ حدیں ختم ہیں۔ ایمن کا افسردگی سے حمان کو اتنا برا کہنا نہ جانے کیوں حمان کو جھوٹا لگا، تبھی وہ اس سے الگ ہونے کا ارادہ ملتوی کیے ایمن کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا، اس کے چہرے پر لکھے اضطراب کی کمی واقع دیکھ چکا تھا۔ کیا واقعی اتنا شدید برا ہوں؟ ایمن اس کی گرفت جھڑک دینا چاہتی تھی، مگر حمان کے پتھر لہجے سے یہ سوال نے اس کی سانسیں تھما سی دی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب اس کے چہرے کو خطرناک طور سے فوکس کیے کسی نامعلوم شہر کو پھونک چکا تھا، اس سے کہیں زیادہ۔ تم نے بھی باقیوں کی طرح ایمن کی فیلنگز کے ساتھ ہمیشہ کھیل کھیلا، تم سب ایک جیسے مطلبی اور خود غرض ہو، تم تو دنیا کے سب سے برے انسان ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے میرے غصے کی وجہ نہیں پوچھی، بولو۔ ایمن الٹا اس کی گرفت جھٹکنے کے بجائے اس کا گریبان پکڑ چکی تھی، اور حمان کا ذہن ایمن کی انکہی تکلیف محسوس کیے مایوسا ہوا۔ تم بتانا پسند نہیں کرتی تبھی؟ حمان کا لہجہ تھکا اور سچا تھا، اور ایمن اس پر استہزائیہ ہنس کر حمان کو مزید افسردہ کر گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، کبھی نہیں بتاؤں گی اب۔
ایمن اس کی گرفت بری طرح جھٹکتے چلائی مگر ہمان نے اس کی کوشش پوری طرح ناکام کیے اسے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی پر نظریں جمائی۔ ضد مت بناؤ اس رشتے کو، تم مجھ سے سب کہہ سکتی ہو ایمن، یہ ساری دنیا خود غرض سہی، پر تم مجھے اپنے معاملے میں ایسا بے رحم مت سمجھو۔ ہمیں بات کرنی چاہیے، میں سنوں گا تمہیں بنا کسی احسان کو جتائے۔ ہمان نے آج پہلی بار ایمن کی آنکھوں کی تکلیف اپنے دل کو ٹکڑے کرتی محسوس کی۔ تبھی وہ اس کے چہرے سے ہتھیلی ملائے جذباتیت اور نرمی کی حد لیے بولا، اور ایمن اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتی؟ مجھے کچھ نہیں کہنا تم سے، تم خوشیاں مناؤ، سب تمہیں برا ہونے کے باوجود اچھا اور نیک سمجھتے ہیں، اور میرے حال عمل کو برائی۔ میں اپنی اسی نیچ کے سنگ بہت پرسکون ہوں، اور ہمیں بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی کہا ہے یو آر نتھنگ فار می، اور تم دیکھنا کہ جلد میں اس کھوکھلی کیسے آزاد ہو جاؤں گی۔ ایمن کی ہر جتائی اپنی جگہ، مگر اس آخری بات نے ہمان کی چلتی کائنات روک دی تھی۔ وہ بے یقینی سے ایمن کی اس بات پر اپنے پھٹ پھٹتے غصے کو بمشکل باندھ پایا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ دوبارہ ایسا سوچنے کی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا۔ چوائس دی تھی تمہیں انکار کی، مگر اب تمہیں اپنا اور میرا تماشا بنانے نہیں دوں گا ایمن، اور کوشش کرنا میری نرمی کو چیلنج نہ کرنا۔ جس دن میں آپ سے باہر ہو گیا تمہاری ہر اکڑ ایک پل میں توڑ کر رکھ دوں گا۔ ہمان کا سخت مشکل سا روپ اور ایمن کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا تلملاتا ہوا ہمان آنکھوں میں شعلے لیے اسے وارن کر رہا تھا۔ اچھا کیا کر لو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟ میں اپنی مرضی کے بیچ کسی کے بات کی بھی چلنے نہیں دوں گی، یہ یاد رکھنا۔ ایمن بھی سر جھٹ کے حد دھرمی سے برابر کی ضد باندھے بررائی، اور اب ہمان کی ہمت اور برداشت کی بھی حد ختم تھی۔ بھول ہے تمہاری، اتنا مت اڑو کہ منہ کے بل گر پڑو۔ ہمان سخت اکتا کر برس پڑا، اور ایمن اس کی اس منمانی پر ورطۂ حیرت میں مبتلا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی شاک ہوئی۔ تم انتہائی برے ہو، مجھے بیچارہ اور مجبور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ تم جیسے انسان سے مجھے ایسی ہی امید تھی جو پوری ہوئی۔ مجھ سے میرا سب چھیننا ہی تمہارا مقصد ہے، میں جان گئی ہوں، گھٹیا انسان۔ ایمن کی زہریلی سٹون پر ہمان کا دل چاہا آج ہر لحاظ بھول کر اس لڑکی کا یہ حروف خاک میں ملا دے، مگر پھر بیچ میں موجود محبت اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئی۔ ایمن شٹ اپ، ہمان نے جبڑے بھینج کر نہایت بے بسی سے تنبیہ کی، مگر ایمن اسے جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ نو، تم میرا منہ یوں ڈھال کر بند نہیں کروا سکتے، ایمن کسی سے نہیں ڈرتی۔ ایمن اس کے مدھم ہوتے ہوئے غصے کو ہوا دیتی یہ بھول گئی تھی کہ وہ خود یہ لڑائی کبھی ختم کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ہمان نے ایک ہی لمحے میں ایمن کو بازو سے پکڑا اور روبرو کیے تھوڑا نرم پڑا، مگر وہ سب دل برداشتہ اور غسیل ہو چکی تھی۔ ایمن پلیز، میری ہمت جواب دے گئی ہے، بس کر دو یار۔ ہمان کا بجھا سا انداز اور ایمن کے چہرے کی سنک مائل آنکھیں ایمن کا غصہ نہ کم کر سکی۔ تم برے ہو شدید، ایمن کی آواز بھرا سی گئی، اور ہمان جانتا تھا وہ چاہ کر بھی چپ نہیں رہ پاتا۔ تبھی افسردہ سا ایمن کو اسی پر خود میں اس شدت سے بھینچ گیا کہ ایمن بھی لہراتی ہوئی ہمان کی گرفت میں چنما دی گئی۔ میں برا ہوں مان لیا، تم غصہ مت کرو۔ عجیب تھا یہ شخص، غصہ چڑھا کر یوں باہوں میں لیے بے بس کر رہا تھا کہ ایمن کو خود پر اور اپنی بے اختیاری پر رونا سا آیا۔ ایمن سخت بلبلاتی ہوئی اس کے وجود کی ہر آن سے چھٹکارا پانے کو مچلتی رہی، مگر ہمان کے پاس ایمن کی انا کو بنا مجروح کیے اسے پرسکون کرنے کا بس یہی طریقہ آتا تھا۔ غصہ چڑھا کر کہتے ہو غصہ نہ کروں، آئی ہیٹ یو ہمان افندی، آئی ریئلی ہیٹ یو فرام مائی انر ہارٹ۔ ایمن کا بھیگی آواز سے کہہ کر ہمان کی گرفت کی ہر مضبوطی کو بے دردی سے جھٹکنا ہمان کو بھی دکھی سا کر گیا، اور وہ بھی اسے سخت ناراض سی جان کر بلینکٹ میں گھس گئی، اور میں روٹھے پن سے اپنی سائیڈ کا لیمپ بجھائے منہ تک تان گئی۔ ایمن لسن ٹو می، ہمان اس کی ناراضگی سے خوف کھا گیا تھا۔ حقیقت میں وہ خود ایمن کی تکلیف نہیں سہ سکتا تھا۔ ہمان نے اس کے پاس بیٹھتے ہی تھکی سی آواز میں کہا، مگر وہ اس وقت ہمان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ آئی ہیٹ یو، بنا منہ نکالے وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑی دی۔ ہمان نے سر جھنجھلا کر ایمن کے اس سنگ دل رویے پر پیشانی مسی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمان کچھ دیر کھڑا اپنی اور ایمن کی عجیب و بے ترتیب کیفیت پرکھتا رہا، اور پھر تھکن اور گھٹن زدہ رات کا غبار کم کرنے فریش ہونے بھر گیا۔ دونوں کے بیچ کے فرار کی آج کی رات ایک بار پھر گواہ رہی، پاگل کہیں کے، دونوں ہی اناؤں کے ہاتھ ایک دوسرے کو تڑپا رہے تھے، اور یہ ہرگز اچھا شغل نہ تھا۔ عالی کو تو لگ رہا تھا آج شام سے ڈر کے مارے کچن یا لان میں ہی ڈیرا جما چکی ہے، مگر حقیقت میں ایسا ہی تھا جو ہانیہ نے رات دونوں کو کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے عالی کے سامنے جانے سے اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہانیہ حور کے ساتھ وہ کافی دیر گپ شپ کرتی رہی، مگر پھر فائنلی اسے روم کی سمت جانا ہی پڑا۔ قدموں کی سست روئی اور چہرے کی سرخی بنا بتائے بھی محترمہ کے دل کی کانپتی حالت بیان کر رہی تھی۔ کمرے سے باہر لاؤنج میں نظر دوڑائی تو گھڑی کی سوئی ایک کا حصہ عبور کرنے والی تھی۔ سو گئے ہوں گے یقیناً، یا اللہ اس بندے کی شدتیں سہنے کی مجھ میں تاب نہیں۔
प्लीज। मुतगैर चेहरे और सांसों के बेरब्त और गैर हमवार होने के संग आखिर शांति ने दरवाजा दबाया, जो फौरी खुल गया। वो जो बेड पर लेटा गेम में मगन था, आहट पर शरीर अंदाज में वही फोन सीने पर रखता आंखें बंद कर गया। और शांति जो डरी सहमी अंदर आई, आलियान को सोता देखकर खुशी से मुस्कुरा उठी। शुक्र है, इस आफत से एक दिन तो बच गई है। शांति की खुशी भी काबिल दी थी। तभी वो बड़े मजे से बिना आहट चलती ड्रेसिंग तक आई और अपने गले में रोल किया स्कार्फ उतार कर रखा, खुले बालों को रोल किए बांधा और चेंज करने वॉशरूम में घुस गई। शांति के जाते ही आलियान के चेहरे पर मुसरत की तेज लहर नमूदार हुई और फिर से फोन उठाए वो गेम में गर्क हुआ। तकरीबन 5 मिनट तक वो फ्रेश होकर अपने ही ध्यान में दरवाजा खोले निकली तो वहीं पत्थर बनी आली उसके सामने ही सीने पर हाथ बांधे गुदगुदी देते तबस्सुम के संग मोहतरमा पर डोरे डालती निगाहें डालता शांति का दम निकाल गया। कोई समझ रहा है उसकी जान छूट गई। नॉट फेयर मिसेस आलियान बहरोज, वो मुहावरा तो सुना होगा कि बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। आली की बेखुदी भांपती शान से भी हाँफती हुई बंद दरवाजे से लगे चेहरा उठाकर देखती शदीद प्यारी लगी। और आली साहिब हों और उनके जज्बात ठाठे न मारे, ऐसा थोड़ी मुमकिन था। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं थोड़ी डर गई थी। शांति ने घबराते हुए इसी इल्जाम से खुद को बरी करते कुछ बोलने की जिसारत की और आली की जज्बात से भरी आंखें शांति को अब सुकून के सिवा कोई हिद्दत नहीं देती थी। बटवाए, क्या मुझे मेरा करार सौंपने में तुम्हें हिचकिचाहट लगती हो? सच बताऊं तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते को मुकम्मल कर लें। दूर नहीं रह सकता तुमसे। आली का एक हाथ शांति की नाजुक कमर के गिर्द हायल था तो दूसरे से वो शांति के चेहरे का रंग बदलता हुसन छूते हुए खुमारी और जज्बातियत से गोया हुआ। शांति का वजूद तो पूरी कुव्वत से कांप उठा। निगाहों में अनकहा सा खदशा और उसकी पलकों का रक्स आली से होश के हर तकाजे को छीन लेना चाहता था। दूर कहाँ है? आपने कोई दूरी छोड़ी है? शांति ने मुस्कुराई सा रोक कर अपनी बौखलाहट कम के शिकवा किया और आली के होंठों पर तबस्सुम जागा। यार तुम हो ही ऐसी, क्या करूं? नहीं हो रहा ना मुझसे। मुझे शिद्दत से वेट है अपने निके निक्कों का। तुम्हारी वजह से उनकी पढ़ाई लेट हो जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। बात तो शांति का दम निकाल देने वाली थी, मगर जिस तरह आली ने मुंह लटका के की थी, शांति भी सुर्ख होने के बावजूद हंसकर आली के सीने में मुंह छुपा गई। आली इतना सब अचानक नहीं सह सकती। आप बहुत अच्छे हैं मगर जज्बाती भी। आप एक लड़की के एहसासात नहीं समझ पा रहे। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा दिल बहुत। उससे ज्यादा वो बोल ना पाई क्योंकि आली उसे रूबरू किए उसके होंठों पर अपनी उंगली रख चुका था। वो भी पलके झपक कर चेहरा उठाए आली के संजीदा चेहरे को देख रही थी, जो वो अपनी हथेली शांति की गाल से लगाए मोहब्बत से चंद मनपसंद बोसे अता करता उसे खुद में समो गया। तुम्हारा दिल बहुत जालिम है और कुछ नहीं, समझ जाओ ना। अब कि तुम आलियान बहरोज की जिंदगी का असल सुख हो। मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारे खर्चों के खत्म होने तक खुद को रोक पाऊंगा, मगर कोशिश जरूर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी कोशिश नाकाम हो गई तो अंजाम का जिम्मेदार मैं नहीं। आलिया की बाहों में सिमटी शान से उसके दिल दहलाती और कान से धुआं निकालती बात पर बौखला कर रोबरू हुई और शरारत से मुस्कुराते आलियान को देखा, जो उसे अभी भी हद तोड़ने वाले इरादों में मुलव्विस सा लगा। आली नहाय शिकवा करती आंखों में बुझी सूरत के संग वो सिर को काटती दिल दहला गई। हाँ ना, बहकना इंसान की फितरत है। और अगर बहकाने वाली जाए और हलाल सी हसीना हो तो कौन पागल सोचेगा बहकने से पहले। आली के जो मानी अंदाज और चेहरे के सेम झुकते तेवर देखकर वो उदासी के बजाय रहांसी सी हो गई, मगर अब आली उसे इतना भी फ्री नहीं कर सकता था कि बिल्कुल दूर रहता। अपनी मनमानी और मोहब्बत की शिद्दत वो इसे शांति के लाख इतराज के बता चुका था। दोनों की आंखें बेहद करीब थीं और आली ने इन आंखों में चमकती हल्की फुल्की नमी को अपने होंठों से छुआ, जो शांति को कुछ बेहतर कर गया। मोहब्बत करता हूँ तभी अपने और तुम्हारे बीच अना को आने नहीं देता, वगरना अपने हक से यूं दस्तबरदार होना मैं कभी कबूल ना करूँ। तुम्हारा फर्ज है मेरी अमली और कल्बी मोहब्बत को कबूल करो। अल्लाह से दुआ करो वो तुम्हारा सुकून भी इस मोहब्बत में रख दे। आलिया ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे शांति को अपने सहर में जकड़ता उसकी पेशानी आसूदी से चूमे ताकीद कर रहा था। और अब की बात वो पूरे दिल से मुस्कुराई थी। ठीक है, जरूर करूंगी, आप उदास ना हो बिल्कुल भी। इतने पर तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ। शांति ने गोया ये बात आली की संजीदगी से डर कर कही थी, मगर उसे जरा उम्मीद ना थी कि ये जुनूनी बंदा उस पर शरार से झपट पड़ेगा। बेचारी अब क्या करती, इजाजतनामा जो थमा दिया था। आली ने भी भाई फिर हक से शांति की नजाकत का तफसीली जायजा लेकर शांति की तौबा करवा दी। क्या आइंदा मजाल हो जो वो इस जनूनी जोंक को ऐसा कुछ कहने की गलती कर लेती। मगर जो भी था, आली की गुर्बत अब शांति की आदत तो बन ही गई थी, और आदत कब मोहब्बत बन जाए कब पता चलता है। मैं फोन करता रहूंगा, अपना मुकम्मल ध्यान रखना नूर। मुझे कोई शिकायत ना मिले। नूर ने मेडिसिन नहीं ली या खाना नहीं खाया। अपनी शर्ट की बाजू के कफ लिंक्स बंद करते
अकबर लहजे में फिक्र घोले पास खड़ी भीनी भीनी उदास और मुस्कान में लिपटी नूर को तकीद किए बोले, जो इनके जाने पर फिर से मुरझाई सी थी। डार्क नेवी ब्लू शर्ट और डार्क ग्रे पैंट में जनाब खासे हैंडसम दिखाई देने के साथ कुछ संजीदा भी थे। ड्रेसिंग के साथ खड़े हैंगिंग पिलर से अपना ग्रे कोट उतारे बाजू पर रखे मुड़े तो नूर उन्हीं को देखती हुई जबरन सर को इस्पात में हलाए मुस्का दी। आप भी अपना ध्यान रखिए, मुझे ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है, कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा। आप उन बुरे लोगों से मुहतात रहिएगा प्लीज। नूर का खिलता गुलाब चेहरा मुरझा सा गया और अनकहे खौफ ने उसकी आंखों में सुर्खी सी उतारी। फिक्र मत करो, मैं ऐसी सूरत हाल फेस करने का आदी हूँ। या आंसू किस खुशी में, ऐसे तो मेरा ध्यान यहीं रह जाएगा नूर। अकबर के लहजे में नूर के लिए बेपनाह अपनाई समोई और वो अपनी उंगलियों की पूरों से उसके रुखसारों पर ढलकती नमी हटाते ही उसे बेपनाह मोहब्बत से अपने वजूद में हुलूल कर गए। वो भी मजीद हल्कान सी हुए, अपने मजीद आंसू अपने अंदर उतार ही गई। न जाने क्या बात थी कि नूर का दिल बहुत डर रहा था। आप आएंगे ना वापिस, वादा करें मुझे, इत्मीनान मिल जाएगा। नूर ने अकबर के सीने से अलग हुए इस्तरार में डूबे अपनी आंखों की नमी हटाए, तासुब से सर उठाए दरख्वास्त की और वो नूर की परेशानी पर उदास सा मुस्कुराए। मैं वादे नहीं करता, ना मुझे उन पर यकीन है, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अकबर ने नरमी से नूर की गाल सहलाए यकीन दिलाते कहा, मगर वो अकबर के लिए डर सी रही थी। ठीक है, बहुत याद करूंगी आपको, मुमकिन है आपके बिना अब नींद भी ना आए। आप करेंगे ना नूर को याद। मान जाते हुए वो मजीद प्यारी सी लगती थी और इस वक्त तो वो मासूमियत से अपनी नाजुक सी ख्वाहिश बताती हुई अकबर को अपने आप से ज्यादा अहम लगी। करना तो चाहिए। अकबर जानबूझकर मुस्कुराए ताकि नूर के जाते हुए सच्ची स्माइल देख सके, मगर वो उनके सीने पर हाथ रखे भराई सी आंखों से हंसी के आसपास भी भटकती महसूस न हुई। तभी अकबर एक बार फिर अपनी मजबूत बाजू इस नाजुक सी परी के गिर्द घायल किए दिलफरेब से संजीदगी में जान गजीर हुए। अकबर को यूं करीब होता भांप कर नूर ने चेहरा उठाए, अपनी सुर्खी से मुनव्वर आंखें पट से अकबर की आंखों में डाल दी। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, तुमसे ज्यादा। आई मिस यू सो मच। कभी इन आंखों में आंसू ना आए, मेरी कोशिश और दुआ यही होगी। कल रात इस छोटी सी लड़की की बेइंतहा चाह देकर मैंने भी मोहब्बत करने की दुआ मांग ली है, सिर्फ तुमसे। अकबर की सिम से ऐसी जज्बातियत और चाहत की तो नूर को थी, मगर वो इसे यूं जिंदगी का दिलनशीं सुख दे डालेंगे ये तो इस पगली ने कभी सोचा न था। मोहब्बत की इंतहा ने अकबर के होंठों पर ऐसी बिराजमानी की कि वह नूर के चेहरे पर आसूदा सा लम्स अता करते हुए एक बार फिर इसे खुद में अपनी बाहों के दायरे में परो गए। नूर का दिल शादमान था। जो मोहब्बत वो चाहती थी अकबर उसे वैसा मुकाम देने के बारे में सोच चुके थे। वो तो इस पर भी रो दी और वो उसके रोने पर मुस्कुरा से दिए। मोहब्बत और इस पक्का रिश्ते का सुख अब खुद अकबर की ख्वाहिश बन रहा था और वो मजीद नूर की मोहब्बत को तशना रखने पर राजी न थे। तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान लूंगा वापसी पर, कड़े वाला, समझियो। एक बार फिर बेहाल सी हुई नूर को देखकर नूर को खुद से अलग करके शरीर सा मुतालबा करते अकबर खुद नूर को धड़काते गए और वो रोई सी सुर्खी में शर्मगीन सा रंग मिलाकर महकती हुई दिलो जान पर जादू कर गई। ये मेरे लिए शर्फ होगा, मैं आपका इंतजार करूंगी, बहुत इंतजार। यूं अकबर का दिलोस मोहब्बत लुटाना ना चाहते हुए नूर को इन बुरी और दिल को दर्द देती तल्ख यादों के सिंह ले गया जहाँ उसने जलन सही थी, मगर आज तो उसे यही महसूस हुआ कि अकबर ने उसका मोल बढ़ा दिया हो, उसे पल भर में मोतबर करके हर नजेबा और रूह जलाता रंग उखाड़ कर फेंकते ही अपना आप लिख दिया हो। वो रोई और अकबर ने उसे रोने से ना रोका। वो खुद उस सुख पर खुद को पुरसकून सा महसूस कर रहे थे। बस करो रोना, अब मैं निकलता हूँ, अपना और अपनी बाजू का ख्याल रखना, मैं चलती आऊंगा। अकबर ने एक बार फिर नरमी से उसकी भीगी गालों पर हाथ को सहलाए, नमी सल्ब की और नूर की पेशानी पर होंठ रखते हुए ड्रेसिंग से अपना फोन और वॉलेट उठाए मुड़े, मगर फिर से नूर को देखने पलटे जहाँ वो मुस्काती हसीन लग रही थी। आई लव यू। अकबर को अपनी सिम देखता पाकर वो बिना कहे न रह सकी और करीब हुए एड़ियों के बल जरा सा उठती अकबर की गाल पर हिद्दत गुंजाए अलग हुई और वो इस नर्मो नाजुक सी लड़की पर मजीद फिदा हुए। उसका जवाब उधार रहा, अल्लाह हाफिज। एक बार फिर निसार होती निगाहें वो नूर पर डालने के बाद अब की बार कमरे से निकल गए और नूर अपनी आंखों की उदासी हटाए आईने के रूबरू आई, जहाँ आज बहुत मुद्दत बाद उसे अपना आप वापस दिखाई दिया था। अकबर की लुटाई मोहब्बत उसके हर नक्श पर बहार ले आई और वो जी उठी थी, या अल्लाह मुझे इनसे दूर मत करिएगा। अम्मा भी चली गई, बाबा भी नहीं है, वो भी ना हुए तो मैं कैसे जीऊंगी। मुझे इनसे जुदा ना करिएगा, उनकी हिफाजत कीजिएगा अल्लाह। जितनी दुआएं नूर को अस पर थी उसने सारी गायबाना अकबर को सौंप दी। मोहब्बत तो खुद मोहब्बत की हिफाजत किया करती है। यकीनन यहाँ भी मिलन इतना सहल ना होने वाला था, क्योंकि कई दुश्मन ताक लगाए अपनी दरिंदगी फैलाने बैठे थे।